कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर एक गेम को प्ले कर रहा होता है जिसे उसने अभी अभी कंप्लीट किया है और इस गेम को कंप्लीट करने में उसे लगभग 3 सालों का टाइम लगा है। पर वो ये कहता है कि ये गेम काफी आसान थी, पर मुझे कोई ऐसा गेम चाहिए जिसे मुझे कंप्लीट करने में लगभग 10 साल लगे और वो इसी के बारे में सर्च करना शुरू कर देता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उसके सामने की स्क्रीन चेंज हो जाती है और वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है कि हम तुम्हें एक ऐसा गेम प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि कभी भी खत्म नहीं होगा। ये देखते ही वो काफी खुश हो जाता है और इस गेम के लिए अप्लाई कर देता है। पर वो ये देखता है कि उसके सामने यहाँ पर काफी सारे मोड्स हैं, जैसे कि इजी, मीडियम, हार्ड और साथ में एक और मोड होता है जिसका नाम है हेल मोड। और जैसे वो इस हेल मोड को प्रेस करता है तो उसके सामने एक और स्क्रीन आती है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि इसमें तुम्हें लेवल अप करने के लिए कम से कम 100 टाइम्स मोर एक्सपी चाहिए। जिसके बाद उसके सामने काफी सारे अलग अलग कैरेक्टर्स आ जाते हैं। पर वो ये देखता है कि यहाँ पर जो समनर का कैरेक्टर है उसका डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा है, यानी कि डीमन लॉर्ड से भी काफी ज्यादा। इसे प्रेस करते ही उसके सामने एक मैसेज आता है कि तुम यहाँ पर सर्फ क्लास से स्टार्ट करने वाले हो और ये अभी बेटा टेस्टिंग में है। और सर्फ का मतलब तुम एक किसान या एक फार्मर ले सकते हो जो कि खेती बाड़ी करता है। ये सारा तामझाम खत्म हो जाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक दूसरे वर्ल्ड में रिबॉर्न हो जाता है, जहाँ पर उसके मॉम डैड उसको देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं और उसके डैड उसका नाम रखते हैं एलन। अब उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें ये लिखा हुआ था कि तुम्हें इस वर्ल्ड में अपना लेवल अप करने के लिए कम से कम 100 टाइम्स एक्सपी चाहिए और तुम्हें इस वर्ल्ड को खुद ही डिस्कवर करना होगा। अब ऐसे ही टाइम बीतना शुरू हो जाता है और एलन भी बड़ा हो चुका है और अब वो 1 साल का हो चुका है और इस जगह की मदर टंग है जापानीज। उसके मॉम और डैड जापानीज में बातें कर रहे होते हैं और वो उनकी बातों को समझने के काबिल भी हो चुका है। एलन जिस जगह पर पैदा हुआ है ये एक सर्फ लैंड है जहाँ पर सभी लोग खेती करते हैं और खेती करने के लिए वो रूलिंग लॉर्ड को पे भी करते हैं। वैसे इस गांव का कोई भी नाम नहीं है। जिसके बाद एलन अपने डैड के बारे में बताता है जिनका नाम है रॉडिन और वो काफी फैमिली गाय हैं, यानी कि सारा दिन मेहनत करते हैं ताकि अपनी फैमिली को काफी अच्छे से सपोर्ट कर पाएं। और ये है एलन की मॉम जो काफी स्वीट है। एलन को नींद आनी शुरू हो जाती है तो वो उसे सुलाकर यहाँ से चली जाती है। पर एलन सोया नहीं है, वो अपने स्टैट्स को चेक करने का ट्राई करता है पर कुछ भी नहीं होता। वो बार बार इसे ट्राई करने की कोशिश करता है पर उसका स्टेटस ओपन नहीं होता। फिर वो आखिरी बार ट्राई करता है पर तभी अचानक से उसका स्टेटस सामने आ जाता है और ये एक बुक है। वो ये चेक करता है कि इस किताब के अंदर उसका लेवल 1 है और वो एक समनर है। अगली पेज पे वो ये देखता है कि यहाँ पर उसकी स्किल्स के बारे में लिखा हुआ होता है। अगर वो इन स्किल्स का इस्तेमाल करता है तो उसकी एक्सपी पहले के मुकाबले काफी गुना खुद ही बढ़ सकती है। आगे बढ़ते हुए वो ये देखता है कि यहाँ पर इस वर्ल्ड के गॉड का मैसेज होता है जो कि एलन से माफी मांग रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने एलन की ग्रीमोर को काफी लेट भेजा। एलन ये बात काफी अच्छे से जानता है कि वो इंसेक्ट्स को समन कर सकता है और वो ऐसा करने का ट्राई करता है पर इस बार भी कुछ भी नहीं होता और वो बार बार इसे ट्राई करता है। जिसके बाद वो ये सोचता है कि शायद मुझे पहले क्रिएट स्किल पर काम करना चाहिए। अब एलन अपनी क्रिएट स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे उसके सामने एक इंसेक्ट वाला कार्ड आ जाता है जिससे वो इंसेक्ट को काफी आराम से समन कर पाता है। पर तभी अचानक से उसकी मॉम भी यहाँ पर आ जाती है और एलन घोड़ी बेचकर सो जाता है, जैसे कि वो जाग नहीं रहा है, वो आराम से सो रहा है। लेकिन अब उसे असली में नींद आने लगती है। पर तभी हम ये देखते हैं कि उसका ये इंसेक्ट वाला कार्ड उसकी ग्रीमोर में ऐड हो जाता है। अगली सुबह ये सारे अपनी दिनचर्या के काम कर रहे होते हैं और एलन घोड़ी बेचकर सो रहा है। फिर हमें एलन को दिखाया जाता है जो कि उड़ चुका है और वो अपनी ग्रीमोर से उसी कार्ड को देखता है और यहाँ पर एक इंसेक्ट को समन करने का ट्राई करता है और यहाँ पर एक काफी बड़ा ग्रास हॉपर आ जाता है, यानी कि उसने फाइनली एक इंसेक्ट को समन कर लिया है। एलन उसे ऑर्डर देने का ट्राई करता है, चलो मेरे लिए पानी लेकर आ, पर वो इसकी बात नहीं मानता। जिसके बाद एलन ये चेक करता है कि वो इसका कोई भी नाम रख सकता है और वो इसका नाम रखता है डैंका। जिसके बाद एलन डैंका की पावर्स को चेक करता है और वो इसे देखकर काफी खुश हो जाता है। ओए होए बल्ले बल्ले। एलन की मॉम उसकी आवाज सुनते ही यहाँ पर आ रही होती है पर तभी अचानक वो अपने सामने डैंका को देखती है और उससे काफी डर जाती है और डैंका को जोरदार लात मारती है। अब ऐसी प्रैक्टिस करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और एलन ये बताता है कि वो अब एच रैंक की बीस्ट को आराम से समन कर सकता है। लेकिन वो यहाँ पर एक छोटे से माउस को समन करता है जिसका नाम वो रखता है माउसी और वो उसके स्टैट्स को भी चेक करता है और वो किसी के भी बस 10 कार्ड्स ही स्टोर कर सकता है। रॉडिन भी सारा काम निपटाकर दोबारा से घर पर आ जाते हैं पर उनके कपड़ों पर काफी ब्लड लगा हुआ होता है। थेरेसिया ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और थेरेसिया एलन की मॉम है। ये सारा कुछ बस तब हुआ जब मैं हंटिंग कर रहा था, तो घबराओ मत।
एलन ये बताता है कि उसके फादर एक सर्फ हैं, लेकिन वो हंटिंग भी करते हैं मौसम के हिसाब से। सुनो एलन, क्या तुम उसे देखना चाहोगी? वो एक काफी बड़ा बोर था। एलन भी उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है और अभी दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं। एलन के डैड उसे काफी सारी बर्ड्स दिखाते हैं और वो ये बताते हैं कि ये सारी बर्ड्स एक साथ नॉर्थ में जा रही हैं। वैसे मैंने तुम्हारा नाम इन्हीं बर्ड्स के ऊपर रखा है। इनका नाम है एल्बा हेरॉन्स और तुम्हारा नाम है एलन, क्योंकि ये बर्ड्स अपने पंखों का इस्तेमाल करके कहीं भी जा सकते हैं। जिसके बाद रॉडिन उसे लेकर उसी जंगली बोर के पास आ जाते हैं। एलन उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। ओयो अम्मा, ये तो काफी बड़ा है। और तभी यहाँ पर एक और बंदा आता है जिसका नाम है गैडा और वो ये कहता है, ओहो क्या बात, आज तुम अपने बेटे को भी लेकर यहाँ पर आए हो। चलो बेटे, इनको हेलो करो। हेलो अंकल, मेरा नाम है एलन और मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। अरे वाह यार, सच में तुम तो बात ही कर सकते हो। वैसे मेरी भी एक लड़की है जिसका नाम है करीना, पर वो इतनी सिविलाइज्ड नहीं है। वैसे अंकल, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ग्रेट बॉर काफी डरावनी होती हैं और स्ट्रॉन्ग भी? गैडा उसे बताता है, अरे हाँ, ये बात एकदम सच है। वैसे भी ग्रेट बॉर सी रैंक के मॉन्स्टर्स होते हैं जो काफी खतरनाक होते हैं। और हाँ बच्चे, एक ग्रेट बोर को हराने के लिए हमें कम से कम 20 लोग चाहिए। एलन ये सोचता है, तो चलो मुझे इससे एक बेंचमार्क मिल चुका है। फिर हमें 10 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन की क्रिएट स्किल भी लेवल 2 की हो चुकी है और साथ में समन स्किल भी उसका लेवल भी 2 हो चुका है। यहाँ तक कि उसे एक एक्सपेंशन स्किल भी मिल चुकी है और उसकी ग्रीमोर का एक और पार्ट अनलॉक हो चुका है। एलन अब जी रैंक के मॉन्स्टर्स को काफी आराम से समन कर सकता है और साथ में उसे एक और स्किल भी मिली है और ये स्किल काफी कमाल की है। और हाँ, उसका कार्ड इन्वेंटरी स्पेस भी पहले के मुकाबले डबल हो चुका है। एलन फटाक से अपना सारा खाना खाता है और वो इन कार्ड्स को फ्यूज करने का ट्राई करता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि ऐसा करने के लिए उसके पास इनफ एमपी नहीं होती। वो जी रैंक के बीस्ट को भी समन करने का ट्राई करता है, पर ऐसा नहीं होता, जिससे वो काफी उदास हो जाता है। फिर कहानी कुछ टाइम आगे जाती है जहाँ पर एलन की स्किल्स पहले के मुकाबले काफी गुना बढ़ चुकी हैं और अब वो हॉपर और मॉली को फ्यूज करता है, जिससे उसे एक और कार्ड मिल जाता है और ये कार्ड एक बर्ड का है जो कि जी रैंक की है। वो इसका नाम रखता है चैपी और जैसे वो इसे समन करता है तो ये बर्ड उसके सामने आ जाती है, यानी कि चैपी उसकी सेवा में हाजिर है। एलन ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि चैपी वॉइस मिमिक काफी अच्छे से कर सकती है, यहाँ तक कि वो एलन की आवाज को हूबहू कॉपी कर रही होती है। जिसके बाद एलन बाकी सबको भी समन करता है और उनके साथ काफी देर खेलता है और साथ में उनसे कहता है कि वो अपनी एबिलिटीज का भी इस्तेमाल करें। ऐसे ही दोपहर हो जाती है जहाँ पर करीना एलन के साथ नाइट खेल रही होती है। ये दोनों खेलते हुए काफी मस्ती करते हैं। करीना उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक्स करती है, पर एलन उसके सारे अटैक्स को बस डॉज कर रहा होता है। पर एलन ये सारा कुछ देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि करीना सच में काफी फास्ट है और वो ये सोचता है कि मैंने अपने सारे के सारे बफ्स एजिलिटी में लगा दिए हैं, पर फिर भी मैं इसका काफी मुश्किल से सामना कर पा रहा हूँ। और अगले पल वो एलन की स्वॉर्ड को भी तोड़ देती है। करीना के साथ प्रैक्टिस करते करते एलन की हालत काफी बुरी हो जाती है और वो थक कर लेट जाता है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि एलन की मॉम प्रेग्नेंट है। वो उनके पास जाकर उनकी हेल्प करता है और वो ये कहता है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा क्योंकि मॉम की टमी वीक हो चुकी है, तो मुझे भी आपकी हेल्प करनी है। अभी सारे बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। एलन ये सोचता है कि अब मेरे पास इतना स्टेमिना है जितना कि बड़ों में होता है, पर उसकी मॉम उससे कहती है, अरे ओए, तुम अभी छोटे बच्चे हो तो तुम्हें करीना के साथ खेलना चाहिए। और हाँ बच्चे, वैसे भी तुम्हें एक दिन वो काम करना ही होगा, तो जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते तो आराम से खेलो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। उसकी मॉम उससे ये पूछती है, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस पेड़ पर पत्थर क्यों फेंक रहे थे? ओ अच्छा, वो वाले। वो बस इसीलिए ताकि मैं उन सभी को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट कर पाऊँ। अरे वाह बेटे, तुम तो सच में काफी ब्रेव हो। और एलन ये सारा कुछ इसीलिए कर रहा था ताकि वो ये बात जान पाए कि उसके पास समनिंग स्किल है या कोई और स्किल भी जो कि उसके अंदर छुपी हुई है। रॉडिन उससे कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें करीना के साथ नाइट खेलना काफी अच्छा लगता है और वैसे भी मैं तुम्हारी अप्रेजल सेरेमनी के लिए काफी खुश हूँ। एलन इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसकी मॉम उसे बताती है कि जब तुम 5 साल की हो जाओगे तो तुम्हारे पास कौन सी एबिलिटी है ये पहचानने के लिए एक सेरेमनी होती है जिसे अप्रेजल सेरेमनी कहा जाता है। कुछ टाइम के बाद हम ये देखते हैं कि एलन अपनी समन की गई चीजों को पूरे 1 दिन तक बाहर रख सकता है और तभी करीना यहाँ पर आ जाती है। इन दोनों में दोबारा से फाइट होती है और वो दोबारा से एलन की हालत काफी गंदी कर देती है। रॉडिन भी अपने काम से वापस आ जाते हैं। एलन की मॉम जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती हैं, तो डैन का उनके पैरों पर बैठा हुआ होता है और वो उसे देखकर काफी डर जाती हैं और नीचे गिरने वाली होती हैं, पर उसके हस्बैंड उसे बचा लेते हैं। पर अचानक से उसके पेट में पेन होना शुरू हो जाता है। जाओ करीना, अपनी मॉम को यहाँ पर लेकर आओ। अगले ही पल करीना की मॉम
मॉम और उसके डैड यहाँ पर आ जाते हैं और उसकी मॉम आते ही यहाँ से सभी को बाहर निकाल देती है। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन की मॉम को एक और बेटा हुआ है और ये बेटा काफी क्यूट है। एलन के डैड उसका नाम रखते हैं मैश। ये नाम सभी को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद एलन अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद करता है और वो ये सोचता है कि मैं अपनी पास्ट लाइफ से निराश नहीं हूँ और वो अपने भाई को देखते हुए ये कहता है कि फैमिली होना काफी इम्पोर्टेंट है। फिर वो ये सोचता है कि मैं ये बात नहीं जानता कि मैं ये कैसे करूँगा, पर मैं अपनी फैमिली को सर्फ डॉम से बाहर निकालना चाहता हूँ। अब एलन 5 साल का हो चुका है और वो अपने डैड के साथ अप्रेजल सेरेमनी के लिए जा रहा होता है। उसके डैड उसे बताते हैं कि ये एक ऐसी सेरेमनी है जहाँ पर सर्फ से लेकर नोबल सारे ही पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट होगा तो तुम सर्फ डॉम से बाहर निकल सकते हो। करीना और उसके डैड भी उन दोनों के साथ जा रहे होते हैं। जिसके बाद ये सारे एक गाँव में आ जाते हैं। एलन ये देखता है कि सामने काफी सारे बच्चे हैं और सभी ने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, यानी कि सारे बच्चे उन सभी से अच्छे लग रहे हैं। तभी अचानक सामने से कुछ लोग आते हैं जिन्हें हम प्रीस्ट कह सकते हैं और वो यहाँ पर इस सेरेमनी के बारे में बताना शुरू करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमने यहाँ पर काफी सारे हीरोज देखे हैं और कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जो कि सर्फ डॉम से आए थे। ये सुनते ही सारे लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं, क्या सच में सर्फ डॉम से? जिसके बाद ये सारे इस चर्च के अंदर आ जाते हैं। एलन ये देखता है कि सामने कुछ स्टैचूज बने हुए हैं और वो बीच वाले स्टैचू को देखकर ये कहता है कि यही गॉड ऑफ क्रिएशन है, यानी कि एल्मिया, और इन्होंने ही मुझे वो मैसेज दिया था। अब एक एक करके सारे बच्चे सामने आते हैं और पहली बारी आती है पेलेमस की और जैसे वो इस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है तो पीछे उसका सारा स्टेटस सामने आ जाता है। अरे वाह बच्चे, तुम्हारे पास तो मर्चेंट का टैलेंट है। और ये सुनते ही उसके डैड भी काफी खुश हो जाते हैं। अरे वाह मेरा लाडला। एलन अपनी ग्रीमोर को चेक कर रहा होता है और तभी उसे ये बात पता लगती है कि उसकी ग्रीमोर काफी स्पेशल है और कोई भी उसके अलावा इस ग्रीमोर को देख नहीं सकता। अब एक और बच्चा सामने आता है और जैसे वो इस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है तो उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं होता और वो साइड हो जाता है। एक एक करके सारे बच्चे सामने आते हैं और किसी के पास कुछ टैलेंट होता है और जिसके पास टैलेंट नहीं होता वो भी साइड हो जाते हैं। और अब बारी आती है एलन और करीना की। ये दोनों भी आगे आ जाते हैं। करीना जैसी आगे जाकर इस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखती है तो वो काफी ग्लो करनी शुरू हो जाती है और उसके सारे स्टैट्स सामने आ जाते हैं। प्रीस्ट ये कहते हैं अरे वाह बच्ची, तुम्हारे पास तो एक सॉर्ड लॉर्ड की पावर्स हैं। ये देखकर सारे लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं और साथ में उसके डैड भी। एलन जैसे ही उस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है तो उसके अंदर से काफी रोशनी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है और ये करीना से भी काफी ज्यादा होती है जिससे वो पीछे गिर जाता है। सारे लोग इस बात से हैरान होते हैं कि एलन के पास कौन सा टैलेंट है। प्रीस्ट ये बताते हैं कि इस बच्चे के पास कोई भी टैलेंट नहीं है, पर जैसे ही एलन अपनी ग्रीमोर में देखता है तो वहाँ पर उसके टैलेंट की जगह पर कुछ काफी अजीब सा लिखा होता है। एलन को ऐसा लगता है कि पक्का ये कोई न कोई ग्लिच है। जिसके बाद वो दोनों अपने घर आ जाते हैं और उसकी मॉम उन दोनों का ही वेट कर रही होती है। रॉडेन अपने बच्चे को समझाने का ट्राई कर रहे होते हैं कि भले ही तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है पर फिर भी तुम हमारी फैमिली के मेंबर हो और हम एक ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पर हमारे पास कोई भी बाथ टब नहीं है, फिर भी हम काफी खुश हैं। रात में ये सारे लोग आराम से घोड़े बेचकर सो जाते हैं पर एलन अब भी जाग रहा होता है और वो ये सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला ही हेल मोड खेल रहा हूँ। और उसे ये बात भी समझ आ जाती है कि उसके हेल मोड खेलने से उसकी प्रोग्रेस 100 गुना कम हो चुकी है। और वैसे भी मैं ये बात जानता हूँ, अगर कोई नॉर्मल इंसान इस गेम को खेलता तो उसकी पक्का हवा टाइट हो जाती, पर मैं इसे कंप्लीट करके रहूंगा चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे। यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर एलन और उसकी पूरी फैमिली कहीं पर जा रहे होते हैं पर रॉडेन किसी बात से काफी नाराज है। ये सारे गैडा के पास आ जाते हैं जहाँ पर सारे लोग कैरीना के सॉर्ड लॉर्ड बनने पर काफी खुश हो रहे होते हैं, यानी कि सेलिब्रेट कर रहे हैं। गैडा की वाइफ उन सभी से कहती है कि कुछ टाइम पहले विलेज के चीफ यहाँ पर आए थे और उन्होंने हमें ये चीज दी है। रॉडेन ये देखकर काफी खुश हो जाता है पर फिर भी वो मुंह बना रहा होता है। अच्छा ठीक है, तुम इसे एंजॉय करो। वैसे हमारे यहाँ पर सबसे पहले मेहमानों का स्वागत होता है तो तुम इसे पी सकते हो। पर रॉडेन ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है और वो गुस्से में आकर गैडा को ड्रिंक दे रहा होता है। अगर तुम मुझे गुस्से में ये दोगे तो मैं इसे नहीं पीऊंगा। अब इन दोनों में ऐसी ही प्यार भरी नोक झोंक चलनी शुरू हो जाती है। रॉडेन ये कहता है कि मैं तुम्हारी बच्ची को लेकर काफी खुश हूँ, वो हमारी कंट्री को एक नाइट बनकर सर्व कर सकती है और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे टैलेंट वाले लोगों को सर्व के साथ नहीं होना चाहिए। गैडा को ये सुनते ही काफी गुस्सा आ जाता है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इन दोनों को ऐसा लड़ते हुए देख दोनों स्त्रियां सामने आ जाती हैं जो कि इनकी फाइट को सॉल्व करवाती हैं। जिसके बाद इन दोनों में दोबारा से नोक झोंक स्टार्ट हो जाती है और इस बार ये दोनों इस घर को बनाने के बारे में लड़ रहे होते हैं। गैडा ये कहता है कि इस घर को बनाना काफी मुश्किल
मुश्किल था। रॉडिन ये कहता है, अरे मैंने तुम्हारी इसमें काफी हेल्प की है, वैसे वो पिलर्स मैंने लगाए थे। अच्छा हाँ तुमने लगाए हैं। अभी दोनों एक साथ उस ड्रिंक को पीते हैं जिसे इन्होंने काफी लंबे टाइम पहले पिया था। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ नाइट्स गैडा को आकर ये बताते हैं कि ऑर्डर ऑफ नाइट्स करीना से मिलने के लिए आ रहे हैं और ये सारे दोबारा से उसी विलेज में आ जाते हैं। और यहीं पर हम दोबारा से उसी एक्स यूजर बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है डोगरा। अबे डोगरा या टोकरा? अरे ओए तुम तो वही बच्चे हो ना जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वैसे तुम जैसे बच्चों का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। तभी करीना सामने आ जाती है, तुम इसके बारे में नहीं जानते, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। अरे हाँ मैं इसे काफी अच्छे से जानता हूँ, इसकी सारी क्लास ई है और ये एक सर्फ है। अगली पल ऑर्डर ऑफ नाइट्स यहाँ पर आ जाते हैं और वो करीना और गैडा को सामने बुलाते हैं और ये दोनों भागते हुए वहाँ पर चले जाते हैं। एलन भी करीना को देखकर काफी खुश होता है, जिसके बाद ये बंदा गैडा से कुछ कहता है और गैडा उन्हें जवाब देता है कि मेरी बच्ची अभी बस 5 साल की है और उसने आज तक कभी भी रियल स्वॉर्ड को नहीं छुआ है। और इस बंदे का नाम है ज़ेनोफ। वो ये कहता है, अगर तुम्हारी बच्ची स्वॉर्ड लॉर्ड है तो तुम्हें दिक्कत कैसी है? देखो गैडा, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला है कि तुम्हारी बच्ची एक स्वॉर्ड लॉर्ड है तो तुम्हें इसके बदले में सजा भी मिल सकती है। और हम इसी बात को पता लगाने के लिए कि तुम्हारी बच्ची एक स्वॉर्ड लॉर्ड है या फिर नहीं, उसके साथ एक डुएल करना चाहते हैं, पर गैडा इस चीज के लिए साफ मना कर रहा होता है। इस बच्ची को फाइट करनी होगी वरना हम इसे और इसकी पूरी फैमिली को यहीं पर खत्म कर देंगे। और अब एक नाइट यहाँ पर एक स्वॉर्ड लेकर आता है। करीना उस स्वॉर्ड को देखकर काफी खुश हो जाती है कि उसे असली में एक स्वॉर्ड चलाने को मिलने वाली है और वो इस डुएल के लिए हाँ बोल देती है। और अब एक नाइट करीना से लड़ने के लिए सामने आ जाता है और इन दोनों के बीच में डुएल स्टार्ट हो जाता है। करीना उसके ऊपर बार बार अटैक्स कर रही होती है, पर ये नाइट उसके सारे अटैक्स को काफी आराम से ब्लॉक कर रहा होता है। एलन भी ये सारा कुछ देख रहा है और वो ये सोचता है कि हम दोनों ने काफी बार नाइट खेला है तो उससे करीना की स्किल्स काफी डेवलप हो चुकी हैं और वो लेवल 5 की हैं। अब ये बंदा दोबारा से करीना पर अटैक करता है, पर करीना उससे बचकर पीछे हो जाती है, पर अगली पल ये उसके एक जोरदार किक मारता है। ये देखकर गैडा को काफी गुस्सा आ रहा होता है, पर ये सारे नाइट्स उसको पकड़ लेते हैं। फिर हम करीना को देखते हैं जिसकी पावर्स धीरे धीरे अवेकन होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद वो काफी तेजी से जाकर इस नाइट पर अटैक्स करना शुरू करती है और इस बार वो इसे काफी मुश्किल से हैंडल कर पा रहा होता है। अगली पल वो इस नाइट की शॉट को भी तोड़ देती है और इस मैच को जीत जाती है, जिससे गैडा और करीना काफी खुश होते हैं और साथ में एलन भी। ये सारा कुछ होने के बाद ज़ेनोफ गैडा के पास जाता है और उससे अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और वो ये कहता है कि चलो तुम्हारी बच्चे के फ्यूचर के बारे में डिसाइड करते हैं और तुम मेरे यहाँ पर इनवाइटेड हो। अरे हाँ वो तो बात सही है, पर मैं वहाँ पर आऊंगा या फिर नहीं वो मैं सोचकर बताऊंगा। वैसे तुम वहाँ पर अपने साथियों को भी ला सकते हो। अब अगली सीन में सारे विलेज चीफ के घर में आ जाते हैं, जहाँ पर हम उसी बच्चे को भी देखते हैं जिसका नाम है टोकरा और वो अपने डैड के साथ होता है। जिसके बाद ज़ेनोफ ये बताता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया था ताकि मैं ये देख पाऊँ कि यहाँ पर सच में कोई स्वॉर्ड लॉर्ड है या फिर नहीं। और अब ये बात काफी अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि इस विलेज में सच में एक स्वॉर्ड लॉर्ड है। और वो ये कहते हैं कि पहले हम ये सोच रहे थे कि इस विलेज का नाम तुम्हारे नाम पर रखा जाएगा, पर हमारे लॉर्ड के आदेश के मुताबिक हम ये सोच रहे हैं कि इस विलेज का नाम करीना विलेज रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर एक स्वॉर्ड लॉर्ड है, जो कि काफी कमाल की बात है। गैडा भी ये सुनते ही काफी खुश हो जाता है। फिर हम एलन को देखते हैं जो कि एक फ्रूट को अपने कपड़ों में छुपा लेता है और इन सभी की बातों को काफी गौर से सुन रहा होता है। ज़ेनोफ ये बताते हैं कि आज से 3 साल पहले काउंट की फैमिली में एक स्वॉर्ड लॉर्ड पैदा हुआ था, पर वो हमारे मुताबिक सही से काम नहीं कर पाया, यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा। एलन भी इन सारी बातों को काफी गौर से सुन रहा होता है और वो ये सोचता है कि स्वॉर्ड लॉर्ड तो सिर्फ सर्फ, कमिनर या फिर बैरन सोशल क्लास में ही पैदा हो सकता है। ज़ेनोफ कहता है कि वो यहाँ पर इसलिए आया था ताकि वो सारे रिजल्ट्स को अच्छे से वेरीफाई कर पाए। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि जब करीना 12 साल की हो जाएगी तो वो अकेडमी जा सकती है। जिसके बाद डोगरा ज़ेनोफ से ये पूछता है कि सच में कोई भी बच्चा अकेडमी में जाकर नाइट बन सकता है? वैसे भी हम कुछ टाइम के बाद इस विलेज में एक इंस्ट्रक्टर भेजने वाले हैं, तो तुम्हें जमकर मेहनत करनी होगी जिससे तुम आसानी से अकेडमी में ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन तभी ज़ेनोफ की नजर एलन पर जाती है और वो ये पूछते हैं, काली बाल काली आंखें, ये बच्चा है कौन? रॉडिन कहता है, अरे ये मेरा लड़का है। गैडा कहता है, अरे हाँ ये इंसान मेरा काफी अच्छा दोस्त है, इसका नाम है रॉडिन। एक सेकंड, क्या तुम वही हो रॉडिन द बोर हंटर? अगर तुम वही हो तो तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? और तुम मुझे इसके लिए माफ करना, तुम इस विलेज के लेजेंड हो और मुझे तुम्हारे सामने रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। रॉडिन को ये सारी बातें समझ नहीं आती। आखिरकार आप मेरा नाम कैसे जानते हो? वैसे हमारे बैरन को बोर का मीट काफी अच्छा लगता है और मैंने ये भी सुना है कि तुम ग्रेट बोर को हंट करने में काफी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हो। वैसे ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात हमारे बैरन भी कहते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद रॉडिन उनको थैंक्स करता है। फिर हम देखते हैं कि रॉडिन और एलन अपने घर के लिए निकल जाते हैं और वो ये सोचता है
कि मैं इस बात से काफी खुश हूँ कि मेरे जैसा एक आम इंसान भी बड़े लोगों से तारीफें पा सकता है। जिसके बाद एलन अपनी पॉकेट से कुछ फ्रूट्स को बाहर निकालता है जो कि उसने अपनी मॉम और अपने भाई के लिए बचाए होते हैं। और तभी उसके डैड भी अपनी पॉकेट से कुछ और फ्रूट्स बाहर निकालते हैं। अरे बेटे, मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है। जिसके बाद ये दोनों ठहाके लगाकर जोर जोर से हंसते हैं। यानी कि इन दोनों ही बाप बेटी की जोड़ी काफी कमाल की है। कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है और एलन की समनिंग स्किल भी लेवल 3 की हो चुकी है और अब वो एफ रैंक के क्रिएचर्स को भी काफी आराम से समन कर पाता है। यहाँ तक कि उसका कार्ड इन्वेंटरी स्पेस भी पहले के मुकाबले काफी गुना बढ़ चुका है और एलन इससे काफी खुश होता है। और जब उसने पहली बार समनिंग स्किल को लेवल अप किया था तो उस बात को 2 साल बीत चुके हैं। जिसके बाद ये सारे दोबारा से घर में आ जाते हैं और एलन की मॉम दोबारा से प्रेग्नेंट होती है। रॉडेन ये कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने बच्चे का नाम दोबारा से सोचना चाहिए। पर वो ये कहती हैं, तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर इस बार लड़की होगी तो उसका नाम मैं सोचूंगी। तभी अचानक से एलन के पास द गॉड ऑफ क्रिएशन का मैसेज आता है और वो अपने डैड से पता करता है क्या उनके हाथ पर लगा हुआ घाव सही हो गया। और वो उसे सारी कहानी बताना शुरू करते हैं कि कैसे उन्हें ये चोट लगी थी और अब वो पहले से ठीक हैं। यहाँ तक कि वो अपने बच्चे को एक ऐसे मोमेंट के बारे में बताते हैं जो कि काफी रेयर मोमेंट होता है, जहाँ पर तुम्हारी बॉडी बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं करती और तुम्हारी बॉडी एनर्जी से भर जाती है। और वो भी ये सोचता है शायद इस वर्ल्ड में लेवल अप होने को ऐसे ही डिस्क्राइब करते होंगे। लेकिन भाई अब भी इस बच्चे का लेवल 1 है क्योंकि उसने अभी तक किसी भी मॉन्स्टर को जान से नहीं मारा है। पर उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सिर्फ इस विलेज से बाहर नहीं जा सकते, वो सिर्फ बोर हंटिंग ही कर सकते हैं। उसके डैड उसे समझाते हैं कि हंटिंग कोई खेल नहीं है, ये काफी डेंजरस है और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। रात में ये सारे घोड़े बेचकर सो जाते हैं पर एलन अब भी जागा हुआ है और वो गॉड ऑफ क्रिएशन के मैसेज को पढ़ता है जिससे वो काफी खुश हो जाता है। लगता है उन्होंने वो ग्लिच सही कर दिया। यहाँ तक कि उसे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि वो इस वर्ल्ड में ई रैंक पर इसलिए है क्योंकि वो हेल मोड खेल रहा है। पर वो ये देखकर काफी खुश हो जाता है कि डेवलपर ने उसे उसका एक अलग सिस्टम दिया है जहाँ पर वो अपना रियल स्टेटस चेक कर सकता है। वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि उसकी काफी सारी स्किल्स एस रैंक की हैं। वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए डैंका का यूज करता है जिससे डैंका की सारी एबिलिटीज +1 से काफी गुना बढ़ जाती हैं और अब वो डैंका को भी यहाँ पर समन कर लेता है। अगली पल उसकी मॉम भी यहाँ पर आ जाती हैं और वो ये पूछती हैं कि तुम अभी तक सोई नहीं। पर वो अपने सामने डैंका को देखती हैं और उसे कुचलकर मार देती हैं। सुबह के टाइम में एलन के डैड अपने काम पर जा रहे होते हैं और वो उन्हें गुड बाय करता है। एलन काफी सारे फ्यूजन कॉम्बिनेशन को ट्राई कर चुका है पर उसने अभी तक किसी और को अनलॉक नहीं किया है और वो इसे एक और बार ट्राई करता है और उसे एक न्यू कार्ड मिल जाता है। जैसे ही एलन उसे अपने सामने समन करता है तो वो ये देखता है कि एक छोटा सा एप्पल है जिसके हाथ और पैर हैं और इसके पास एक काफी स्पेशल एबिलिटी भी है। एलन इसका नाम रखता है एप्पो और उससे ये कहता है कि वो अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करे जिससे ये एप्पल जमीन में घुस जाता है और उसके ऊपर लगी हुई ये टहनी काफी बड़ी हो जाती है। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि एलन और करीना नाइट खेल रहे होते हैं और वो करीना की इस बार काफी सारे अटैक्स को आसानी से डॉज कर पाता है पर फिर भी उसकी हालत काफी खस्ता हो जाती है। पर करीना को भी ये बात समझ आ जाती है कि एलन पहले के मुकाबले काफी टफ हो चुका है। वो भी ये चेक करता है कि उसकी स्वॉर्ड मास्टर स्किल भी लेवल 3 की हो चुकी है। अब वो अपनी एक और स्किल को लेवल अप करने का ट्राई करता है जिससे वो सामने पत्थर को थ्रो करता है और ऐसा वो 20,000 बार कर चुका है पर अब भी उसकी स्किल लेवल अप नहीं होती जिससे वो काफी निराश हो जाता है। लेकिन उसने अपने पास में काफी सारे एपोस को समन कर लिया है और वो यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन बना चुका है जिसके अंदर से काफी अच्छी खुशबू आ रही होती है। और इससे उसे एक और बात भी क्लियर हो जाती है कि इससे उसका एमपी को रिकवर करने का टाइम 6 घंटे से 5 घंटे हो चुका है। रात में ये सारे बैठे हुए रॉडेन का इंतजार कर रहे होते हैं पर तभी अचानक से उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे ये सारे बाहर जाकर देखते हैं तो सामने से कुछ लोग रॉडेन को एक लकड़ी पर रखकर ला रहे होते हैं और वो काफी इंजर्ड है। अब ये सारे उसे लेकर घर में आ जाते हैं। गैडा ये बताता है कि एक जंगली बोर ने इसके पेट में सींग मार दिए हैं और एक हब की वजह से हम इसे अभी तक जिंदा रख पाए हैं। थेरेस यही पूछती है कि तुम्हारे पास इतनी इंपॉर्टेंट चीज कहाँ से आई और गैडा ये बताता है कि ज़ेनोफ ने मेरी बेटी के साथ जो किया था उसके बदले में मैंने उससे काफी सारे गोल्डन कॉइन्स लिए थे और इसी से ही मैंने उसे परचेज किया। अभी सारे ऐसे ही बहस कर रहे होते हैं तभी मैश भी यहाँ पर आ जाता है और वो काफी रोना शुरू कर देता है। एलन उसे लेकर अंदर जाता है और गैडा इन सभी को लेकर बाहर आ जाता है। अब ये सारे एक ही बात कर रहे होते हैं कि इसमें सारी गलती उस कॉमिनर की है। एलन गैडा से पूछता है क्या ये बात सच है, जिसके बाद गैडा एलन को सारा कुछ बताना शुरू करता है कि कैसे वो हंटिंग करते हैं और कैसे वो कुछ टाइम पहले चीफ के पास गए थे जिन्होंने उनसे कहा था कि वो इसके अंदर कॉमिनर्स को भी शामिल करें। और जैसे कि तुम ये बात जानती हो कि ज़ेनोफ ने रॉडेन को सभी के सामने काफी अच्छा टाइटल दिया था
तो इसीलिए सभी को ऐसा लगा कि अगर बोर हंट में रॉडेन उनके साथ होगा तो सारे के सारे कॉम्यूनर्स सेफ होंगे। वैसे भी हमें ये बात पसंद नहीं आई थी, पर फिर भी हम चीफ के ऑर्डर को रिफ्यूज नहीं कर पाते। जिसके बाद गैडा ये बताता है कि किसी भी कॉम्यूनर ने प्रैक्टिस नहीं की थी और इसलिए उन्होंने उन कॉम्यूनर्स को काफी आसान काम दिया था कि वो इस जंगली बोर का ध्यान भटकाएं। लेकिन वो सारे के सारे लोग बोर को देखकर काफी डर जाते हैं और यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और एक कॉम्यूनर नीचे गिर जाता है तो रॉडेन उसे बचाने के लिए सामने आता है तो ये जंगली बोर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे रॉडेन काफी दूर जाकर गिरता है और वो काफी इंजर्ड भी हो जाता है। अब प्रेजेंट में गैडा ये बताता है कि हमने उस बोर को जान से मार दिया है और कल मैं रॉडेन के हिस्से का मीट लेकर यहाँ पर आ जाऊंगा, और ये बोलते ही वो यहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह जैसे ही रॉडेन की आंख खुलती है तो सारे लोग उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं, पर एलन ये सोचता है कि वो इस वर्ल्ड में बस लेवल अप करने के बारे में सोच रहा है, पर उसके पास कोई भी पर्पस नहीं है और बिना पर्पस के लेवल अप करना एकदम बेकार है। और वो ये सोचता है कि इस वर्ल्ड में जो भी लोग रह रहे हैं ये चीज उनके लिए कोई गेम नहीं है, वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं जो कि उनसे बनती है। अब गैडा भी उस मीट को लेकर रॉडेन के पास आ जाता है और वो ये कहता है, अरे ओए भाई चिंता मत करना, हम पूरे विंटर्स तुम्हारा ध्यान रखने वाले हैं। एलन भी पटाख से खड़ा हो जाता है और वो अपने डैड से ये कहता है, अरे डैड आप बस रेस्ट कीजिए और बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, और हाँ मैं अपनी फैमिली को एकदम सेफ रखने वाला हूँ। ये सुनते ही वो सारे लोग काफी हक्के बक्के रह जाते हैं। जब अगली सुबह एलन पानी भर रहा होता है तो वो पानी की 2 बकेट को भर लेता है। सारे लोग उससे कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए काफी भारी हो जाएगा, पर वो इसे काफी आराम से उठा लेता है और चलता है। अब ये ऐसे ही अपने बारे में सोचता हुआ जा रहा होता है। यही से हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि गैडा एलन को पोटैटोज हार्वेस्ट करना सिखाता है। अरे बच्चे तुम्हें बस एक काम करना है कि इसे जड़ से पकड़कर खींचना है, और एलन भी ऐसा करने का ट्राई करता है पर वो एक हाथ का इस्तेमाल कर रहा होता है। अरे ओए बच्चे तुम्हें एक हाथ का इस्तेमाल नहीं करना, जरा दोनों हाथ लगाओ। लेकिन वो एक ही हाथ से इन सारे पोटैटोज को काफी आराम से बाहर निकाल लेता है। गैडा उससे कहता है, मैं ये बात पहले से ही जानता था कि तुम काफी टफ हो, लेकिन जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। अब वो जाकर ऐसे ही और भी ज्यादा पोटैटोज को हार्वेस्ट करना शुरू कर देता है, जिससे वो काफी सारे पोटैटोज हार्वेस्ट कर लेता है, यानी कि ये सारी बकेट्स भर जाती हैं। अब कुछ टाइम के बाद उनके घर पर विलेज के चीफ आते हैं और साथ में वो कॉम्यूनर भी होता है, और वो उनके लिए काफी सारे फ्रूट्स भी लेकर आते हैं और उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे होते हैं, और साथ में ये कॉम्यूनर भी माफी मांगता है। अरे ओए मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। रॉडेन उससे कहते हैं कि तुम अगली बार काफी केयरफुल रहना, पर थेरेसिया उसके ऊपर काफी गुस्सा करना शुरू कर देती है। ये सारी ही तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती की वजह से मेरे पति की जान भी जा सकती थी। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। लेकिन वो बाद में पोलाइट हो जाती है। वो ये कहती है कि सभी की एक फैमिली होती है तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो कि रॉडेन को ठीक देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। अब एलन दोबारा से खेतों में आ जाता है और वो यहाँ पर काफी सारे होपर्स को समन करता है और साथ में कुछ ट्रैप्स भी लगाता है। वो इनसे कहता है कि वो अपनी स्किल प्रोवोक का इस्तेमाल करें। जिसके बाद वो जाकर छुप जाता है और वो ये सोचता है कि अगर मैंने आज 50 डक्स को या फिर वाइल्ड बर्ड को पकड़ लिया तो मेरी फैमिली काफी आसानी से पूरे विंटर्स में सरवाइव कर पाएगी। लेकिन ऐसे वेट करते करते काफी लंबा टाइम बीत जाता है पर कोई भी बर्ड या कोई भी चीज ट्रैप में नहीं आती और एलन काफी बोर हो जाता है। पर वो ये देखता है कि सामने से एक बर्ड यहाँ पर आ रही है और ये बर्ड दिखने में काफी बड़ी होती है और वो यहाँ पर आकर सारे ही ट्रैप्स को तोड़ना शुरू कर देती है और साथ में हॉपर्स को भी जान से मार रही होती है। एलन इसे देखकर ये सोचता है कि ये वही बी रैंक मॉन्स्टर एल्बा हेरॉन है। एलन को ऐसा लगता है कि वो इससे फाइट नहीं कर पाएगा और वो यहाँ से जाने का डिसाइड करता है। लेकिन जाने से पहले वो अपने स्टैट्स को चेक करता है जो कि पहले के मुकाबले काफी गुना बढ़ चुके होते हैं और अब वो इससे फाइट करने का डिसाइड करता है। अब एलन उसके ऊपर एक पत्थर फेंक कर मारता है और उसके ऊपर अपनी स्टिक से भी अटैक करता है पर ये बर्ड एलन पर एक जोरदार अटैक करती है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर वो यहाँ पर काफी सारे फीडोस को भी समन करता है जो कि इस बर्ड पर अटैक करना शुरू करते हैं पर ये बर्ड काफी स्ट्रॉन्ग होती है जो कि इन फीडो को भी मारना शुरू कर देती है। वो दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए आगे जाता है पर ये बर्ड एलन के एक जोरदार पंचा मारती है जिससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और उसके सारे के सारे समनिंग क्रिएचर भी खत्म होने शुरू हो जाते हैं जिससे एलन को ये बात समझ आ जाती है कि वो इससे काफी वीक हो चुका है।
लेकिन ये बर्ड अब भी एलन पर अटैक करने के लिए उसके ऊपर आ जाती है और जैसे ये उसे मारने वाली होती है तो एलन इसे अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है, पर ये एल्बा हेरॉन उसके ऊपर काफी भारी पड़ रही होती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि एलन यहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स को समन करता है जो कि इस एल्बा हेरॉन की एनर्जी को ड्रेन करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसे सक कर रहे होते हैं। लेकिन ये एल्बा हेरॉन उन सभी को काफी आराम से जान से मार देता है। जिसके बाद एलन यहाँ पर कुछ और इंसेक्ट्स को समन करता है और अब ये सारे मिलकर इस एल्बा हेरॉन को काफी आराम से धूल चटा देते हैं। जिसके बाद एलन इस एल्बा हेरॉन को लेकर अपने घर के पास में आ जाता है और सभी को ये बताता है कि ये पीछे ही पास में लैंड हो गया था और मैंने इसके ऊपर पीछे से अटैक किया और ये मारा गया। गैडा भी यहाँ पर आ जाता है और वो ये कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए इसका ब्लड बाहर निकाल देता हूँ, और वो इस एल्बा हेरॉन को उल्टा लटका देता है जिससे उसका सारा ब्लड नीचे आ रहा होता है। वो एलन को ये बताता है कि वैसे ये एल्बा हेरॉन 60 किलो के होते हैं, पर जब इनकी बॉडी से ब्लड बाहर निकल जाता है तो ये बस 20 किलो के ही बाकी रहते हैं, जिसमें से बस आधा ही मीट खाया जाता है। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि हमें ई रैंक के मॉन्स्टर्स के ऊपर टैक्स देना नहीं पड़ता, पर ये एल्बा हेरॉन डी रैंक का मॉन्स्टर है तो हमें इसके ऊपर टैक्स भी देना होगा। जिसके बाद ये इस एल्बा हेरॉन के मैजिकल क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है और वो ये कहता है कि ये चीज भी टैक्स के अंदर आती है और वैसे भी ये चीज हमारे किसी भी काम की नहीं है, ये तो एकदम यूजलेस है। ये सारी कहानी सुनने के बाद एलन ये कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये दोनों ही एल्बा हेरॉन को लेकर विलेज चीफ के पास आ जाते हैं और उससे बातें कर रहे होते हैं। गैडा उससे कहता है कि हम इसका ज्यादातर हिस्सा आपको दे देंगे, पर उसे ये भी समझ नहीं आता। वो ये कहता है कि बैरन ने इस बार काफी ज्यादा मीट की डिमांड की है, लेकिन गैडा उसे मैजिकल क्रिस्टल दिखाता है पर उसे इसमें भी इंटरेस्ट नहीं होता और अब ये दोनों विलेज चीफ को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। एलन भी ऐसा नाटक कर रहा होता है कि उसे काफी भूख लगी हुई है। ये सारा कुछ देखने के बाद विलेज चीफ उन दोनों की बातों को मान जाता है। अब एलन विलेज चीफ से ये कहता है कि हम फ्यूचर में भी ऐसा कर सकते हैं कि हम आपको इसका कुछ सामान दे दें और बाकी मीट हम रख पाएं। अरे हाँ एलन, तुम एकदम सही कह रहे हो और वैसे भी इसे पकड़ना काफी मुश्किल है, क्यों है ना विलेज चीफ। और वो इन दोनों की बातों में आ जाते हैं और इनकी बातों को मान लेते हैं। यहीं से हमारी कहानी चेंज हो जाती है। एलन दोबारा से खेतों में आ जाता है जहाँ पर वो दोबारा से ट्रैप लगाते हैं और 2 एल्बा हेरॉन्स यहाँ पर आ जाते हैं। एलन फिर से सकर्स को समन करता है जो कि इनकी सारी एनर्जी को ड्रेन करना शुरू कर देते हैं और अब ये सारे मिलकर इन दोनों ही एल्बा हेरॉन्स को काफी आराम से जान से मार देते हैं। जिसके बाद वो इन सारे के सारे समन्स को दोबारा से कार्ड में कन्वर्ट करके ग्रीमोर में ऐड कर देता है। ये सारा कुछ करने से उसे 200 एक्सपी मिल जाती है और उसका लेवल भी 2 हो जाता है। वो अपने स्टैट्स को भी चेक करता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी ये स्टैट्स ज्यादा बूस्ट नहीं होते, पर फिर भी एलन काफी खुश है कि उसने पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। इन दोनों ही एल्बा हेरॉन्स को लेकर वो अपने घर आ जाता है और रोडिन भी ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि उसके बेटे ने इस बार 2 एल्बा हेरॉन्स को हंट किया है। जिसके बाद वो करीना के साथ खेलने के लिए निकल जाता है और साथ में एलन ये बताता है कि उसका जो गोल था कि उसे कम से कम 10 मॉन्स्टर को जान से मारना है, वो उसने पूरा कर लिया है। यानी कि अब उनके पास इतना मीट है कि वो विंटर्स में काफी आसानी से सरवाइव कर सकते हैं और उसे अपना लेवल बूस्ट करने के लिए 20 और मॉन्स्टर्स को जान से मारना है। इस बंदे का बिल्कुल भी फाइट में ध्यान नहीं होता तो करीना पीछे से उसके ऊपर अटैक करती है और उसे हरा देती है और वो यहाँ से चली जाती है। अब रात में एलन अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ होता है और वो उन्हें ये बता रहा होता है कि जब वो 1 साल का था तो उसने एक ओरेकल सुना था जहाँ पर गॉड ने उससे कहा था कि वो उसे पावर और विजडम देंगे, पर उसके सामने कुछ ऐसी चुनौतियाँ आएंगी जो कि 100 लोगों के सामने आती हैं, पर इससे वो काफी स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ये सुनने के बाद उसके पेरेंट्स काफी शॉक्ड हो जाते हैं। उसकी मॉम उससे ये पूछती है तो उस सेरेमनी का क्या होगा। एलन ये बताता है कि मैंने कुछ टाइम पहले एक और ओरेकल सुना है। गॉड ने मुझसे ये कहा है कि मेरी रैंक इतनी लो इसीलिए है क्योंकि मेरी ट्रायल की प्रोग्रेशन काफी स्लो है। एलन उन सभी को ये बताता है कि ऐसा भी हो सकता है उसका ये टैलेंट काफी न्यू है और इसीलिए उसकी रैंक भी काफी लो है, पर बेटे तुम्हारे पास कौन सा टैलेंट है। एलन उन सभी को कुछ भी नहीं बताता। उसको ऐसा लगता है कि वो क्रीचर्स को समन कर सकता है और साथ में उन्हें कंट्रोल भी। ये सुनने के बाद सारे लोग उसके बारे में काफी बुरा सोच सकते हैं, लेकिन तभी उसकी मॉम थेरेसिया उसे गले से लगा लेती है और वो ये पूछती है कि तुम अब क्या करोगे। वो ये कहता है कि मैं इन सारे ट्रायल्स को पास करने वाला हूँ और सभी को ये साबित करूंगा कि मैं काफी वर्दी हूँ। रॉडेन उससे कहता है क्या मैं ये बात गैडा को बता सकता हूँ, वैसे भी वो अपनी बेटी की काफी तारीफें करता रहता है तो मैं उससे कह सकता हूँ कि मेरा बेटा भी काफी इनक्रेडिबल है। अब एलन 6 साल का हो चुका है और उसने काफी सारे एल्बा हेरॉन्स को भी हंट कर लिया है। जिसके बाद वो गैडा के साथ एक विलेज में आ जाता है।
ये दोनों यहाँ पर इसलिए आए होते हैं ताकि वो ट्रेड कर सकें और ये एलन का पहली बार होता है। एलन गैडा से ये पूछता है क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि सर्फ और कॉम्यूनर में क्या डिफरेंस होता है, और गैडा उसे काफी अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन करता है कि पहले हमारी सोशल क्लास है और दूसरा है टैक्स। वैसे मैंने ये बात सुनी है कि बैरन किसी को भी कॉम्यूनर का टाइटल दे सकते हैं, पर ये बात सच है या फिर झूठ मैं इसके बारे में नहीं जानता। ये दोनों ऐसे ही बातें करते करते एक शॉप में आ जाते हैं जहाँ पर वो सामने वाले बंदे को कुछ मीट के पीसेस देते हैं और वो उन्हें बदले में सॉल्ट दे देता है, यानी कि नमक। और ऐसे ही ट्रेड करते करते उन्हें काफी सारा खाना और वुड मिल जाती है और एलन ये बताता है कि एक पैकेट मीट के बदले में हमें 4 दिन की वुड मिल जाती है, जिसे हम काफी आसानी से 4 दिनों तक जला सकते हैं। अगली बार एलन ट्रेड करने के लिए अकेला ही इस विलेज में आता है और वो एक शॉप में आने के बाद सॉल्ट को बाय कर रहा होता है। वो ये पूछता है कि इस सॉल्ट को बाय करने के लिए कितने पैसे लगने वाले हैं या फिर क्या सामान लगेगा। ओ अच्छा, इसे बाय करना है तो 5 सिल्वर्स। जिसके बाद वो एक फ्रूट के ठेले पर आ जाता है और ये वाला फ्रूट काफी महंगा होता है। ऑनर ये बताता है कि तुम्हारे पास जो एक मीट का पैकेट है उसके बदले में बस एक ही फ्रूट आने वाला है। एलन ये सारी बातें सोचता हुआ जा रहा होता है और साथ में वो इन सारी बातों को अपनी ग्रीमोर में भी नोट कर लेता है। वो ये भी सोचता है कि उसे कितने एल्बा हेरॉन्स को हंट करना है। जिसके बाद वो एक शॉप में आ जाता है और ये पता करता है कि आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे एमपी को रिकवर किया जा सके। अरे नहीं बच्चे, हमारे पास इतना एडवांस कुछ भी नहीं है। पास में ही उसे काफी सारे हर्ब्स मिल जाते हैं जिसे वो अपनी ग्रीमोर में ड्रॉ कर लेता है और वो एक हर्ब के बारे में इस मालिक से पूछता है और वो ये कहता है अरे मेरे पास वो वाला हर्ब नहीं है, अगर होता भी तो मैं उसे सेल नहीं करता, और वैसे भी वो वाला फ्लावर मैं पहले ही बेच चुका हूँ जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा निराश हूँ। एलन उससे ये पूछता है क्या आप गैडा की बातें कर रहे हो, और वो ये कहता है अरे हाँ मैं उसी की बातें कर रहा हूँ। एक दिन वो मेरी शॉप में आ गया और वैसे भी मुझे वो फ्लावर उसे नहीं देना था जो कि 5 गोल्डन कॉइन्स का था, पर वो मुझसे जिद करने लगा कि उसे ये 3 गोल्डन कॉइन्स में चाहिए। और ये सारा इंसिडेंट होने के बाद से ही ये टकला काफी नाराज है। एलन उससे कहता है कि आपने वो जो मुलेट से फ्लावर दिया था उसकी वजह से ही मेरे फादर आज जिंदा हैं, तो आप इस मीट के बॉक्स को रख सकते हो। जिसके बाद वो एक वेपन की शॉप में आ जाता है जहाँ पर काफी सारे वेपन्स रखे हुए होते हैं और यहीं पर हम उसी बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है डोगरा यानी कि टोकरा। और वो ये पूछता है कि तुम्हें हमारी शॉप से क्या चाहिए, जल्दी बोलो। अरे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और ये बोलते ही एलन यहाँ से जा रहा होता है पर डोगरा उसके ऊपर अटैक कर देता है। तुम यहाँ से कहीं भी जा नहीं सकते, और वैसे भी जब तक तुम मेरे सर्वेंट नहीं बन जाओगे मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, समझे। अबे ओए चपड़ गंजू, शांत हो जा, और तू चाहे कोई सा भी वेपन लेकर आ सकता है, मैं तुझसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही डोगरा की काफी ज्यादा फट जाती है और वो यहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो एक स्टिक लेकर दोबारा से यहाँ पर आता है और एलन पर अटैक्स करना शुरू कर देता है। पर एलन भी उसके सारे अटैक से काफी आराम से डॉज कर रहा होता है। जिसके बाद वो उसकी स्टिक को भी गिरा देता है और बाद में डोगरा हार जाता है। कहानी दोबारा से एलन के घर पर आती है जहाँ पर रॉडिन पहले के मुकाबले काफी ठीक फील कर रहे होते हैं और अब उनके घर में एक और लड़की आ चुकी है जो कि है एलन की छोटी बहन। जिसके बाद ये सारे बच्चे मैदान में आ जाते हैं और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। डोगरा भी यहीं पर है और साथ में करीना इस बंदे को शॉट चलाना सिखा रही होती है। एलन उस बच्चे को नोटिस कर रहा होता है और वो ये कहता है कि सच में ये बच्चा काफी अच्छे से कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पास स्पीयर यूजर का टैलेंट है। अब रात में रॉडिन और गैडा घर पर आ जाते हैं और वो थेरेसिया और बाकी सबको ये बता रहे होते हैं कि बैरन ने हमें बुलाया था और वो ये चाहते हैं कि हम जिस बोर को उन्हें मार कर देते हैं उसकी काउंटिंग हम 10 से 15 कर दें, और इसके लिए वो ये चाहते हैं कि इस बार भी हम कॉम्यूनर्स को अपने साथ हंट करने दें। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि अगर ये सारे ऐसा नहीं कर पाए तो बैरन यहाँ पर कुछ और नए सर्फ ले आएंगे, यानी कि इसका मतलब साफ है कि जो सर्फ हंट नहीं कर सकते उनकी जमीनें उनसे छीन ली जाती हैं। गैडा ये कहता है एक और काफी बड़ी दिक्कत की बात है कि वो ये चाहते हैं कि हम अगले साल 20 बोर्ड्स को हंट करें, यानी कि इस बार 15 और अगले साल 20। रॉडिन भी इन सारी चीजों के लिए तैयार नहीं होता और एलन उनसे कहता है कि अगर आपने उनकी ये बातें मान ली तो अगली बार वो आपसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करेंगे। रॉडिन उससे पूछता है तो क्या तुम ये चाहते हो कि हम अपने साथ कॉम्यूनर्स को ऐड करें? एलन कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, पर गैडा ये कहता है कि वो सारे एकदम यूजलेस हैं, लेकिन आपको उन्हें यूजफुल बनाना होगा, और वैसे भी मेरे पास विजडम है जो कि मुझे लॉर्ड एल्मिया ने दी है। सीन चेंज होता है और ये तीनों ही हंट करने के लिए रेडी हो चुके हैं और इनका साथ देने के लिए सामने सारे के सारे कॉम्यूनर्स खड़े हुए हैं जो कि खुद तो मरने वाले हैं और साथ में इन्हें भी लेकर
जाकर डूबने वाले हैं। अब ये सारे के सारे बोर हंट करने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। रॉडेन और बाकी सभी इन्हें एलन के तरीके से सिखाने वाले हैं ताकि ये सारे काफी जल्दी सीख जाएं, क्योंकि ये सारे एक नंबर के नूब हैं। जिसके बाद ये सारे बोर हंट करने के लिए विलेज से बाहर आ जाते हैं और एलन एक माउंटेन को देख रहा होता है और वो ये बताता है कि ये एक व्हाइट ड्रैगन माउंटेन है। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि उसने एक कहानी सुनी है कि यहाँ पर एक मिथिकल व्हाइट ड्रैगन रहता है जो सच में काफी खतरनाक है। यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर ये सारे के सारे कॉम्यूनर्स बोर को हंट कर रहे होते हैं और उसे अपने पीछे लाने का ट्राई कर रहे होते हैं। अब ये सारे एक साथ मिलकर उसको रोक लेते हैं। रॉडेन और बाकी सब भी उसे मारने के लिए आगे पहुँच जाते हैं। एलन इनसे कहता है कि तुम भी आगे जाओ और वो भी ऐसा ही करते हैं। जिसके बाद ये सारे मिलकर इस जंगली बोर को काफी आराम से निपटा देते हैं, जिससे इन सभी का लेवल अप हो जाता है क्योंकि ये बोर सी रैंक था और इससे इन्हें काफी सारी एक्सपी मिल जाती है और ये सारे काफी खुश होते हैं। यहाँ पर कुछ कॉम्यूनर्स पानी भर रहे होते हैं। एलन उनसे कहता है क्या तुम मेरे डैड से बात कर सकते हो? क्या मैं बोर हंट कर सकता हूँ, वो भी स्पीयर से? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने इस बारे में बात की तो रॉडेन मेरी खाट खड़ी कर देंगे। वैसे मैं तुम सभी को देखकर काफी जलता हूँ क्योंकि मुझे भी शिकार करना है, लेकिन मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है तो मुझे उसके लिए सेफ रहना होगा। जैसे ही एलन को ये पता लगता है कि ये इंसान एक बूचर है तो वो उसे लेकर एल्बा हेरॉन्स के पास आ जाता है। एलन उससे कहता है कि वो इन्हें बूचर करे, जिसके बदले में वो उसे एल्बा हेरॉन्स के 2 मीट के पैकेट देगा। जिसके बाद वो ये कहता है कि वो अपनी फैमिली को सर्व से कॉम्यूनर्स में लाना चाहता है, जिसके लिए उसे 50 गोल्ड कॉइंस चाहिए और इसलिए वो इन एल्बा हेरॉन्स को बेचने वाला है। जिसके बाद ये सारे के सारे सर्व्स दोबारा से बोर हंट करने के लिए आ जाते हैं और इस बार उनके साथ कुछ नए कॉम्यूनर्स भी होते हैं और ये अपनी वही पुरानी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो इस बोर को काफी आराम से जान से मार देते हैं, जिससे इन सभी का दोबारा से लेवल अप हो जाता है। फिर हम एलन को देखते हैं और उसका भी लेवल अप हो चुका है और अब उसका लेवल है 3। जिसके बाद वो ये कहता है कि वो अपने समन किए गए क्रिएचर को अपने 50 मीटर के दायरे में कहीं पर भी समन कर सकता है। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन और करीना इस विलेज के चीफ के घर से वापस आ रहे होते हैं और ये दोनों ही न्यू ईयर की पार्टी को एंजॉय करके आ रहे हैं और विलेज चीफ ने इन दोनों को काफी सारा सामान भी दिया होता है और ये दोनों ही काफी खुश होते हैं। जिसके बाद ये दोनों गैडा के घर पर आ जाते हैं और ये सारे मिलकर न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। तभी ये बात सामने आती है कि इस बार इन सभी ने 15 बोर्ड्स का कोटा पूरा कर लिया है और इसीलिए विलेज चीफ भी काफी खुश हैं। रॉडेन ये कहता है अगर सारा कुछ ऐसे ही चलता रहा तो इस बार हम काफी आसानी से 20 बोर्ड्स को भी जान से मार देंगे और ये सारा कुछ एलन की वजह से हो रहा है। उसका नया प्लान काम कर गया। तभी गैडा ये देखता है कि एलन के पीछे एक बोतल रखी हुई होती है और वो ये कहता है अरे ओए तुम्हारे पास ये क्या है? एलन उसे बताता है कि विलेज चीफ ने उसे ये लिकर की बोतल दी है और वो ये कहता है कि ये बस मेरी है और मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। ये सुनते ही गैडा काफी नाराज हो जाता है। वैसे तुम इसके लिए काफी छोटे हो तो तुम इसका क्या करोगे? एलन उससे कहता है वैसे अगर आप दोनों मुझे कॉन्टेस्ट में हरा दोगे तो मैं ये आपको दे दूंगा, लेकिन हाँ अगर मैं जीत गया तो आप मुझे बोर हंट में स्पीयर से अटैक करने दोगे। ये सुनते ही वो दोनों काफी शॉक्ड हो जाते हैं लेकिन बाद में मान जाते हैं। जिसके बाद एलन और गैडा एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए होते हैं और ये दोनों ही आर्म रेसलिंग करने वाले हैं और हमें ये पता लगता है कि एलन ने अपने सारे पॉइंट्स अपनी स्ट्रेंथ पर लगाए हुए हैं और जैसे ही ये मैच स्टार्ट होता है तो गैडा एलन को हरा रहा होता है, पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एलन उसे काफी खतरनाक धोबी पछाड़ देता है और गैडा को एक ही झटके में हरा देता है। वैसे इन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इनके स्टैट्स 150 से 200 के बीच में है। अब बारी आती है रॉडेन की, जो कि एलन के सामने आकर बैठ जाते हैं और इन दोनों में आर्म रेसलिंग स्टार्ट हो जाती है। शुरू में ऐसा लगता है कि एलन उन्हें हरा देगा, पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि रॉडेन एलन को काफी आराम से हरा देते हैं। अरे यार सच में डैड के स्ट्रेंथ वाले स्टैट्स 300 से भी ज्यादा हैं। ये दोनों ही इस फाइट को जीत चुके हैं। जिसके बाद ये सारे बैठकर आराम से ड्रिंक कर रहे होते हैं। एलन ये सोचता है कि इन दोनों की स्ट्रेंथ को देखकर ये तो पता लग गया है कि गैडा डी रैंक का है और मेरे डैड वो सी रैंक के हैं। सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि एलन की काफी सारी स्किल्स लेवल अप हो चुकी हैं। वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि अब वो ई रैंक के क्रिएचर्स को भी समन कर सकता है और यहाँ तक कि उसे कुछ न्यू टाइप्स के समन्स भी मिले होते हैं और इन सभी का पता लगाने के लिए उसे अलग अलग तरह के फ्यूजन्स भी करने होंगे। और अब वो ये देखता है कि उसे उसके ग्रीमोर में एक अलग से स्टोरेज स्पेस मिला हुआ है और वो इसके अंदर एक पत्थर डालकर देखता है, पर उसे इसके अंदर उस पत्थर के गिरने की आवाज नहीं आती, यानी कि ये स्पेस काफी बड़ा है। वो इसके अंदर हाथ डालकर देखता है तो उसे ये पत्थर काफी आराम से मिल जाता है, यानी कि एलन इस वाले स्टोरेज स्पेस में सारी चीजों की मेंटल इमेजेस देख सकता है और उन्हें काफी आराम से ढूंढ सकता है। वो एक एक करके इसके अंदर काफी सारे सामान को डालना शुरू कर देता है, जिससे उसे ये बात क्लियर हो जाती है कि इसके अंदर सामान डालने की कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि वो इसके अंदर जितना चाहे उतना सामान डाल सकता है।
पर उसे ये बात समझ नहीं आती कि किसी भी कैरेक्टर के पास स्टोरेज का एक लिमिट होता है और वो ये सोचता है पर मेरे पास इतना ज्यादा स्पेस क्यों है, कहीं इसके पीछे कोई रीजन तो नहीं है, कोई ऐसा रीजन जिसकी वजह से ये स्किल मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि एलन एक ई रैंक क्रिएचर को समन करने का ट्राई करता है पर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके पास कोई भी ई रैंक का मैजिकल स्टोन नहीं है। यानी कि ई रैंक के क्रिएचर्स को समन करने के लिए उसे मैजिकल आइटम्स की जरूरत पड़ने वाली है, जिसके बाद वो अपने रूम में आ जाता है और कुछ सामान ढूंढना शुरू कर देता है और फाइनली उसे वो चीज मिल जाती है जो कि उसका बैग है जिसके अंदर काफी सारे पैसे रखे हुए होते हैं और कुछ मैजिकल स्टोन भी। एलन उस स्टोन को लेकर बाहर आ जाता है और अब वो एक ई रैंक के क्रिएचर को समन करने का ट्राई करता है, लेकिन इस बार भी वो फेल हो जाता है, जिसके बाद वो इस मैजिकल स्टोन को अपनी ग्रीमोर में डाल देता है और तभी अचानक से यहाँ पर एक ई रैंक के क्रिएचर का मैजिकल कार्ड अपीयर हो जाता है जो कि एक बटरफ्लाई का कार्ड होता है। और जैसे एलन उसे समन करता है तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये वाली बटरफ्लाई काफी बड़ी है, जिसके बाद वो एक और क्रिएचर को समन करता है और ये दिखने में एक काफी खतरनाक टाइगर लग रहा होता है। एलन इसका नाम रखता है टामा और अब वो टामा और इस बटरफ्लाई को फ्यूज कर देता है जिससे उसे एक और न्यू कार्ड मिल जाता है। रॉडेन अपने बेटे को ये बता रहे होते हैं कि अब हमारे गांव में कोई भी हॉर्न रैबिट्स नहीं आएंगे क्योंकि हमने इस गांव के चारों तरफ एक गड्ढा बना दिया है, क्योंकि हम इस बात को काफी अच्छे से जानते हैं कि वो रैबिट्स काफी कमजोर हैं पर फिर भी वो छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सारे के सारे बच्चे करीना के घर पर आ जाते हैं और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एलन पेलमस से पूछता है क्या तुम मैजिकल स्टोन के बारे में कुछ जानते हो और क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो। पेलमस ये कहता है अरे हाँ, मैं इसके बारे में काफी कुछ जानता हूँ। वैसे ये छोटे जेम्स होते हैं जो कि मॉन्स्टर्स के हार्ट के पास पाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर मैजिकल वेपन्स को चलाने के लिए किया जाता है। और वैसे भी सी और डी रैंक की मैजिकल स्टोन्स काफी इम्पोर्टेंट होते हैं और अगर तुम्हें ई रैंक की मैजिकल स्टोन्स चाहिए तो वो एकदम यूजलेस हैं, वो तुम्हें कहीं पर भी पड़े हुए मिल जाएंगे। अब पेलमस जमीन पर से ई रैंक का मैजिकल स्टोन उठाकर एलन को देता है और एलन ये सोचता है कि मुझे शायद से ई रैंक के मैजिकल स्टोन्स को विलेज में ढूंढना चाहिए। कहानी चेंज होती है और हम ये देखते हैं कि एलन को विलेजर्स की हेल्प की वजह से काफी सारे ई रैंक के मैजिकल स्टोन्स मिल जाते हैं, जिससे वो अपनी ई रैंक के काफी सारे समन्स को भी अवेलेबल करा लेता है। वो इन सभी की एबिलिटीज को भी ट्राई करने के बारे में सोच रहा होता है पर तभी अचानक से उसकी एक बर्ड यहाँ पर आ जाती है जो कि एलन को वार्न कर देती है और तभी हम ये देखते हैं कि यहाँ पर भी एक जंगली बोर आ जाता है जो कि एलन की तरफ काफी तेजी से भागता हुआ आ रहा होता है। जैसे ये उसके ऊपर अटैक करता है तो एलन काफी इंजर्ड हो जाता है और उसकी बीन सामने आ जाती है जो कि एलन को हील करना शुरू कर देती है। ये बटरफ्लाई भी अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती है जिससे इस बोर को नींद आनी शुरू हो जाती है और तभी अचानक से टामा यहाँ पर आ जाता है जो कि इसके ऊपर अटैक करता है और इस बोर को एक ही झटके में खत्म कर देता है। लेकिन तभी एक और जंगली बोर यहाँ पर आ जाता है जो कि एलन पर अटैक करने वाला होता है पर तभी एलन का एक और समन सामने आ जाता है जो कि इस बोर को रोक लेता है। लेकिन तभी ये बात रिवील होती है कि ये सारा कुछ बस एक सपना है जो कि एलन देख रहा है और वो ये कहता है कि मैं पिछले 7 सालों से यही सपना देख रहा हूँ कि एक समनर को कैसे फाइट करनी चाहिए और अब मैं ये बात जान चुका हूँ कि हर तरह के समन का बैटल में एक अलग ही रोल होता है। जिसके बाद वो अपने सारे के सारे ई रैंक के क्रिएचर्स को समन करता है और वो ये बताता है कि इन सभी के काम अलग अलग हैं। जैसे कि इंसेक्ट टाइप का काम है डीबफ अप्लाई करना, बीस्ट का काम है अटैक करना और बर्ड टाइप का काम है सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। ऐसे ही ग्रास वाले हीलिंग करते हैं और स्टोन वाले डिफेंस का काम। अब उसे ये बात भी समझ आ जाती है कि उसे इतनी स्टोरेज स्किल क्यों मिली ताकि उसे इन मैजिकल स्टोन्स को हाथ में लेकर घूमना ना पड़े और वो इन सभी मैजिकल स्टोन्स को इस स्पेस में काफी आराम से रख पाए। अब वो ये कहता है कि मेरे पास क्रिएचर्स की एक ऐसी आर्मी है जो कि किसी भी सिचुएशन को काफी आराम से हैंडल कर सकती है और ये एक तरह की अल्टीमेट पावर है जो कि मुझे डीमन लॉर्ड से भी काफी स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब अगली सीन में सारे चीफ डेबूजी के घर में बैठे हुए होते हैं और वो इनसे कहता है कि अगले महीने यहाँ पर बैरन आने वाले हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम तैयारी करो। लेकिन तभी रॉडेन उनसे पूछता है कि मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है पर आपने एलन को यहाँ पर क्यों बुलाया और वो ये कहते हैं बस मैं ये चाहता हूँ कि एलन हमारी हेल्प करे और पिछली बार के हंट में एलन ने तुम्हारी काफी हेल्प की थी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा इस जॉब को काफी अच्छे से हैंडल कर सकता है। एलन भी ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो ये सोचता है कि मुझे बैरन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कब आ रहे हैं। मैं तो बस ये जानता हूँ कि अगर हम ऐसे ही 10 सालों तक हंट करते रहे तब भी हम कॉमनर नहीं बन पाएंगे पर बैरन किसी को भी कॉमनर बना सकते हैं। जिसके बाद एलन इस चीज के लिए मान जाता है। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि बैरन यहाँ पर आ जाते हैं और साथ में
उनकी एक बेटी भी होती है। अभी सारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं और बैरन, जिनका नाम है ग्रैनवेल, वो इस बोर की मीट की काफी तारीफें करते हैं और साथ में इन सभी से माफी भी मांग रहे होते हैं कि मैं तुमसे इतनी ज्यादा बोर मीट के लिए बोल रहा हूँ, पर मैं किंग के सामने कुछ बोल नहीं पाता। ये सारी गलती उस आदमी की है जिसने किंग के सामने ऐसी बातें की। जैसे ही वो खाना खाते हैं तो उन्हें ये खाना काफी अच्छा लगता है, पर उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि आखिरकार ये किस चीज का मीट है। और तभी एलन काफी पोलाइटली उन्हें बताता है कि ये एल्बाहेरोन का मीट है और इसे फ्लेवर देने के लिए काफी सारे हर्ब्स का भी इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही ग्रैनवेल ये सारी बातें सुनते हैं तो वो काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और वो ये पूछते हैं, आखिरकार ये किसका बच्चा है, क्या ये तुम्हारा बच्चा है? पर डेबूजी उनसे कहते हैं कि नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये तो रॉडिन का लड़का है। ओह अच्छा, तो ये बात है, क्या इसके फादर एक नाइट है? क्योंकि ये काफी वेल मैनर्ड है। पर डेबूजी इस बात के लिए साफ मना कर देता है और वो ये कहता है कि ये सर्फ हैं। और जैसे उसकी लड़की ये बात सुनती है तो वो इसके साथ काफी मिसबिहेव करना शुरू कर देती है, जिसका नाम है सिसिल। और तभी ग्रैनवेल उससे ये कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, इनके साथ मिसबिहेव मत करो, क्योंकि सर्फ भी हमारे किंगडम का ही एक पार्ट है। ज़ेनोफ कहता है कि तुम सारे बोर हंट करने के लिए नाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में ग्रैनवेल भी यही बातें कर रहे होते हैं, पर एलन उन्हें साफ इनकार कर देता है कि 20 बोर को हंट करना कोई बड़ी बात नहीं है और आप ये कल की परफॉर्मेंस को देखकर समझ ही गए होंगे। ये सारे ये बात सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि एक छोटा सा बच्चा कैसी बातें कर रहा है। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे हंटिंग ग्राउंड में आ जाते हैं, जहाँ पर इन्होंने बैरन के लिए एक वॉच टावर बनाया होता है, जहाँ से वो सारी की सारी हंटिंग देखने वाले हैं। अब सारे सर्फ सामने आ जाते हैं जिन्होंने काफी सारे आर्मर पहने हुए होते हैं। एलन उन सभी को ये बताता है कि ये आर्मर्स काफी स्पेशल हैं, जो कि बोर की खाल से बने हुए हैं। जिसके बाद कुछ सर्फ जंगल में चले जाते हैं और एलन इन सभी से कहता है कि वो सारे सर्फ जंगल में इसीलिए जा रहे हैं ताकि वो बोर को लेकर हंटिंग ग्राउंड तक आ सकें और उनकी स्पीड काफी मायने रखती है, तो इसलिए उन्होंने आर्मर नहीं पहने हुए। और तभी अचानक वो ये देखते हैं कि एक बंदा बोर को लेकर अपने पीछे आ जाता है और यहाँ पर सभी लोग 2 शील्ड से उसे कवर कर लेते हैं। एलन ये बताता है कि ये शील्ड काफी मजबूत है। जिसके बाद ये सर्फ एक एक करके बोर पर अटैक करना शुरू करते हैं और लास्ट में रॉडिन उसके ऊपर एक लास्ट अटैक करता है और उस बोर को जान से मार देता है। जैसे ही बैरन ये सारा कुछ देखते हैं तो वो भी काफी शॉक्ड हो जाते हैं। ज़ेनोफ उनसे कहता है कि भले ही ये सारे नाइट्स नहीं हैं, पर ये वॉरियर कहलाने के लायक हैं। और तभी यहाँ पर 2 और जंगली बोर आ जाते हैं। ज़ेनोफ अपने नाइट्स को सामने भेजने वाला होता है, पर एलन उससे साफ मना कर देता है कि हंटिंग टीम इसे संभाल सकती है और वो सारे उसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं और इन 2 बोर्ड्स को भी जान से मार देते हैं। बैरन भी ये सारा कुछ देखकर कहते हैं, अरे वाह, तुमने काफी सारे बोर्ड्स को जान से मार दिया है और अब बस 17 बचे हैं। पर एलन उनसे कहता है कि ऐसा नहीं है, अब बस 10 बचे हैं, क्योंकि आपके आने से पहले हम कुछ बोर्ड्स को पहले ही मार चुके हैं। ज़ेनोफ भी इस बात से काफी इम्प्रेस होता है और वो ये कहता है कि सच में तुम्हें मेरे नाइट्स की जरूरत नहीं है। जिसके बाद एलन बैरन से ये कहता है कि मुझे आपसे 2 रिक्वेस्ट करनी है। पहले तो ये कि हम 2 और शील्ड बना पाएं और दूसरी हम ट्रेड करके लिकर भी ला पाएं। लेकिन ग्रैनवेल उससे ये पूछते हैं, पर तुम्हें लिकर ही क्यों चाहिए? एलन उनसे कहता है कि ज़ेनोफ ये बात काफी अच्छे से जानते होंगे और ज़ेनोफ ये कहता है, अरे हाँ, मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें लिकर इसलिए चाहिए ताकि तुम हंटर्स का मोरल अप रख पाओ। तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात को मानने के लिए रेडी हूँ और वैसे भी आज तुमने काफी अच्छा काम किया। जिसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। कहानी चेंज होती है और ये सारे ग्रैनवेल के सामने बैठे हुए होते हैं और वो इनकी हंटिंग स्किल्स की तारीफें कर रहे होते हैं। एलन भी बैठा हुआ ये सारी बातें सुन रहा होता है। जिसके बाद वो ये सुनता है कि ग्रैनवेल ने रॉडिन और गैडा दोनों को ही कॉमिनर बना दिया है और ये सुनते ही वो मन ही मन काफी खुश होता है, यानी कि उसका प्लान काफी सक्सेसफुल रहा। एलन को इस बात की काफी खुशी होती है कि अब वो व्हाइट माउंटेन जा सकता है, जहाँ पर वो ड्रैगन का शिकार कर पाएगा। अब ग्रैनवेल उन सभी से कहते हैं कि पिछले 10 सालों में जिन भी सर्फ ने तुम्हारा साथ दिया है बोर को हंट करने में, मैं उन सभी को भी कॉमिनर बनाने वाला हूँ। लेकिन ग्रैनवेल ये भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये बोर हंट की जर्नी शुरू कैसे हुई। गैडा उनसे कहता है कि ये बात काफी पुरानी है और रॉडिन ने इसके लिए काफी जोखिम भरे हैं। जिसके बाद वो इन सभी को कहानी बताना शुरू करता है कि आज से 13 साल पहले 100 सर्फ यहाँ पर आए थे ताकि वो एक लैंड को डेवलप कर पाएं और उन्होंने जंगल का काफी सारा हिस्सा साफ कर दिया था। पर तभी अचानक यहाँ पर एक काफी खतरनाक बोर आया जिसने उन सभी की सारी सब्जियाँ खराब कर दी और साथ में सारी मेहनत भी, और ये सारा सामान हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट था। जिसके बाद रॉडिन ने हम सभी से कहा कि हम सारे मिलकर मीट के लिए बोर को हंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास फाइट की कोई भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी हम सब ने मिलकर एक बोर को हंट कर लिया
लेकिन इसके बीच हमने अपना एक काफी अच्छा दोस्त खो दिया और रॉडिन उसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता है। गैडा बैरन से कहता है कि मैंने इसे समझाने की काफी ट्राई की, पर रॉडिन मेरी बातें नहीं मानता और वो ये कहते हैं कि भले ही तुमने अपना एक साथी खो दिया है, पर अगर तुम वो कदम नहीं उठाते तो आज ये विलेज यहाँ तक नहीं आता। तो चलो फिर मैं रेडी हूँ रॉडिन को एक और इनाम देने के लिए, तो तुम क्या मांगते हो? एलन अपने डैड से कहता है कि प्लीज डैड बैरन से लेकर मांग लो, पर वो ये कहता है कि मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मेरे बच्चे को अपने साथ काम पर रख लो। वो छोटा मोटा कोई भी काम कर लेगा, जैसे कि झाड़ू पोछा कूड़ा करकट, वो कुछ भी कर सकता है। बैरन अपने बटलर से ये पूछता है क्या ये सही है? अरे हाँ, मुझे इस बात से कोई भी चिंता नहीं है और वैसे भी ये बच्चा मुझे काफी क्लेवर लगता है। तो फाइनली वो इसे ग्रांडवेल फैमिली का मेन सर्वेंट बना लेते हैं, पर एलन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो ये सोचता है कि मुझे कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। पर जैसे वो अपने डैड को देखता है जो कि खुशी के मारे रो रहे होते हैं, तो एलन इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। घर आने के बाद एलन की मॉम उसे रेडी कर रही होती है क्योंकि उसे जाना है और वो सारे इस बात को लेकर काफी दुखी होते हैं। जिसके बाद ये सारे बाहर आ जाते हैं और करीना भी एलन से मिलने के लिए उसके पास आती है। वो उससे कहती है क्या तुम सच में यहाँ से जा रहे हो? अरे हाँ, तो एक काम करो, अपना ख्याल रखना। लेकिन एलन उससे कहता है चलो एक काम करते हैं, जाने से पहले एक डुएल करते हैं। और इन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर एलन करीना की सारे अटैक से काफी आराम से बच रहा होता है और वो उसे काफी आराम से काउंटर भी कर रहा होता है। आसपास खड़े हुए सारे लोग इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि एलन पहले से काफी फुर्तीला हो चुका है और वो बड़ी आसानी से करीना को हरा देता है। जिसके बाद वो ये कहता है कि मैंने तुम्हें हराया नहीं है, ये बस एक ड्रॉ है जिसे हम बाद में सेटल करने वाले हैं। अच्छा ठीक है, पर अगली बार मैं जरूर जीतूंगी। जिसके बाद थेरेसिया यहाँ पर आ जाती है और एलन को गले से लगा लेती हैं। वो ये कहती है कि तुम बस अपना ध्यान रखना और बीमार मत पड़ना। लेकिन जैसे ही एलन यहाँ से जाने वाला होता है, तभी डोगरा यहाँ पर आ जाता है और वो एलन को एक नाइफ देता है और साथ में वो ये बोलता है कि अब तुम ये मत कहना कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। और ये बोलते ही वो यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद एलन अपने मॉम और डैड के साथ आगे निकल जाता है। उसके डैड जाते हुए उसे समझा रहे होते हैं कि मैन सर्वेंट तुम्हारा पहला स्टेप है और तुम्हें आगे काफी कुछ करना है। अब जैसे ही सारे विलेज के गेट के पास पहुँचते हैं, तो एक कैरेज एलन का वेट कर रही होती है। उसके मॉम और डैड उसे गुड बाय करते हैं और एलन कैरेज में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। पर उसके जाने से उसकी मॉम और डैड काफी सैड हो जाते हैं। जिसके बाद हमें कैरेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बैरन और सिसिल बैठे हुए होते हैं, यानी कि वो भी एलन के साथ जा रहे हैं। अब जैसे एलन बैरन के घर पहुंचता है, तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि बैरन का किला काफी बड़ा है और ये सच में काफी बड़ा और आलीशान होता है। जिसके बाद हमें ये बताया जाता है कि एलन को उसकी बेटी का पर्सनल सर्वेंट बनाया गया है और वो एलन से ये कहती है कि काश तुम थोड़े लंबे होते तो मैं ये फ्रूट तोड़ पाती। एलन उससे कहता है कि आप मेरे कंधों पर आ सकती हो और अब वो एलन के कंधों पर आ जाती है और इस फल को काफी आराम से तोड़ लेती है। पर जैसे वो इसे खाती है तो ये फल उसे काफी कड़वा लगता है। अरे ओए थू थू थू, सारा मूड खराब कर दिया। जिसके बाद एलन उसे एक्सप्लेन करता है कि इस सीजन में फल कच्चे होते हैं, यानी कि वो पके हुए नहीं होते और एकदम खट्टे होते हैं। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उसके सर के ऊपर से एक शिप गुजर कर जाता है जो सच में काफी बड़ा है। एलन भी उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है, क्या सच में एयरशिप? लेकिन तभी सिसिल उससे कहती है अरे ओए तुम एक नंबर के डम्बो हो क्या, ये कोई एयरशिप नहीं है, ये एक मैजिक शिप है। क्या तुमने आज से पहले कोई मैजिक शिप नहीं देखी? लेकिन भाई एलन तो इस एयरशिप को बस देखते ही जा रहा था। यहीं से हमारी कहानी चेंज होती है और एलन सोकर उठता है और वो अभी काफी खुश है क्योंकि उसके सामने उसके प्लांट्स रखे हुए होते हैं जो कि उसने खुद ही समन किए हैं और इनके पास अरोमा वाली पावर्स होती हैं जिससे एमपी को दोबारा से रिकवर किया जा सकता है और वो भी काफी जल्दी। जिसके बाद वो फटाक से तैयार होकर सर्वेंट की मेन ऑफिस में पहुंच जाता है और वो ये कहता है गुड मॉर्निंग सर। ये बंदा जो उसके सामने बैठा हुआ होता है इसका नाम है रिकल और वो एलन से ये कहता है कि वैसे तुम सिसिल के सर्वेंट हो तो सारा कुछ कैसा चल रहा है। लेकिन ये सुनते ही एलन एक काफी अजीब सा फेस बनाता है और रिकल को ये पता लग जाता है कि सारा माजरा क्या है, यानी कि सारा कुछ काफी उल्टा पुल्टा चल रहा है। रिकल उसे ये भी बताता है कि सर्वेंट्स दो तरह के होते हैं, एक वो जो छोटे मोटे काम करते हैं जैसे कि तुम, और दूसरे वो सर्वेंट्स जो कि मेन काम करते हैं। जिसके बाद वो सारे के सारे रॉयल लोगों के लिए खाना लेकर जाता है, जहाँ पर ये बैरन, उसकी वाइफ और साथ में सिसिल भी बैठी हुई होती है। माय लेडी उससे कहती है कि एलन तुमने काफी कम टाइम में काफी बेसिक सीख लिए हैं। वो उनसे कहता है कि इसके पीछे सारे के सारे हेड सर्वेंट्स हैं, उन्होंने मेरी काफी हेल्प की है। माय लेडी बैरन से एलन के बारे में काफी तारीफें कर रही होती हैं और वो ये कहती हैं कि ये बच्चा सच में काफी अच्छा है और इसने काफी कम टाइम में काफी सारी चीजें सीख ली हैं।
अरे हाँ, तुम्हारी बात एकदम सही है। भले ही इस बच्चे के पास टैलेंट नहीं है, पर फिर भी ये बच्चा काफी कमाल का है। इस तरफ सिसिल अपने बारे में काफी प्राउडली बता रही होती है और वो ये कहती है कि मैं आगे चलकर एक विज़ार्ड बनने वाली हूँ। और इनका एक और बेटा होता है जिसका नाम है थॉमस। उसके पास भी कोई भी टैलेंट नहीं होता और वो ये कहता है कि मैं भी स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता हूँ। पर बैरन उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है तो तुम अकेडमी नहीं जा सकते, पर तुम यहाँ पर रहकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। जब ये सारी बातें कर रहे होते हैं तो सिसिल एलन को काफी घूर कर देखती है और वो ये सोचता है अब मैंने क्या किया, इसमें मेरी क्या गलती। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि एलन टाउन में घूम रहा होता है और तभी उसे एक एडवेंचर गिल्ड दिखता है और वो अपना नाम लिखवाने के लिए अंदर चला जाता है। यहाँ पर एक लेडी स्टाफ खड़ी हुई होती है और वो एलन से ये पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी एज कितनी है। एलन उसे बताता है कि मेरा नाम है एलन और मैं अभी 8 साल का हूँ। लेकिन जैसे वो ये सुनती है तो वो एलन को साफ मना कर देती है कि वो यहाँ पर अपना नाम रजिस्टर नहीं करवा सकता, क्योंकि यहाँ पर बस 12 साल और उससे ऊपर के लोगों का ही नाम रजिस्टर किया जाता है और एलन इसके लिए अभी काफी छोटा है। तो चलो एक काम करो, जब तुम 12 साल की हो जाओगी यहाँ पर आ जाना। एलन भी ये सुनकर काफी सैड हो जाता है, इसमें तो मुझे काफी लंबा टाइम लगने वाला है। जिसके बाद वो बिल बोर्ड की तरफ आ जाता है और वो ये देखता है कि यहाँ पर काफी सारी क्वेस्ट होती हैं जिनमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और उनको मारने पर काफी तगड़ा इनाम भी है। अभी वो ये सारी चीजें देख ही रहा होता है, तभी अचानक से यहाँ पर एक बंदा आ जाता है। वो उससे कहता है अरे ओए बच्चे, ये जगह खेलने की नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। एलन उससे कहता है क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो, जिसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जिसके बाद ये बंदा एलन को सारा कुछ बताना शुरू करता है और एलन इन सारी बातों को अपनी नोटबुक में नोट कर रहा होता है और अब वो उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। एलन भी इस क्वेस्ट बोर्ड को देख रहा होता है और वो इस बंदे से ये पूछता है कि यहाँ पर काफी सारे हाई रैंक के मॉन्स्टर्स हैं और उनके ऊपर इनाम भी काफी ज्यादा है, तो आप उन्हें मारते क्यों नहीं हो। वो बंदा कहता है अरे ओए बच्चे, ये वाले मॉन्स्टर्स काफी खतरनाक होते हैं और इन्हें मारना इतना भी आसान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि इन्हें मारना बच्चों का खेल है। जैसे उसे ये सारी नॉलेज मिल जाती है तो वो यहाँ से निकल जाता है। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि एलन एक गेट के सामने खड़ा हुआ होता है और उसके साथ एक बंदा भी है जो कि एलन को ये मना कर रहा होता है कि तुम्हें इसके अंदर ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी। वैसे ये एक गार्ड है जो कि एलन को अंदर जाने से मना कर रहा होता है, क्योंकि अंदर एंट्री करने के लिए उसके पास कोई न कोई स्पेशल चीज होनी चाहिए। और एलन उसे ये चीज दिखाता है जिससे वो ये कहता है अरे मालिक, आप अंदर जा सकते हो। और फाइनली उसे अंदर जाने की एंट्री मिल जाती है। एलन इस चीज से काफी खुश होता है कि मैंने इस चीज का काफी लंबे टाइम से इंतजार किया था। जैसे वो अंदर जाता है तो वो अपने सारे के सारे समन्स को बाहर निकाल लेता है और तैयार हो जाता है। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि उसके सामने काफी सारे गॉब्लिन्स हैं और ये सारे गॉब्लिन्स काफी बोने बोने हैं। और तभी अचानक से एक गॉब्लिन एलन को नोटिस कर लेता है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है, पर एलन भी अपने समन्स को बाहर निकाल लेता है, जो कि सारे के सारे समन्स इन सभी गॉब्लिन्स की फील्डिंग सेट कर देते हैं। जैसे वो ये सारा मामला खत्म कर लेता है तो वो इन गॉब्लिन्स के कोर को उठा लेता है, जिससे उसकी एक्सपी और काफी सारी पावर्स पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाती हैं और वो इससे काफी खुश भी है। अरे वाह, मेरे पास काफी सारे स्टोन्स आ चुके हैं और मैं इन्हें बेचकर अंबानी बन जाऊंगा। लेकिन तभी उसे ये बात याद आती है कि रात हो चुकी है और उसे वापस जाने का रास्ता भी नहीं पता। लेकिन वो जैसे तैसे करके यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और उसके पास जो भी गॉब्लिन स्टोन्स होते हैं वो उन्हें बेचकर कुछ सामान खरीद लेता है और उसे अपनी बुक के अंदर डाल देता है और काफी मजे से घर के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे वो दरवाजे से अंदर एंट्री करने वाला होता है तभी अचानक से बैरन का बटलर यहाँ पर आ जाता है। अरे सुनो एलन, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, चलो मेरे साथ। अब एलन बैरन के सामने खड़ा हुआ होता है और वो उससे बातें कर रहे होते हैं। वो ये कहते हैं कि मैंने ये नोटिस किया है कि पिछले 2 महीनों में तुमने काफी इम्प्रूव किया है और तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। तुम काफी निडर भी हो, जो कि रात में अपने आप ही यहाँ पर आ जाते हो। लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी है कि आज तुम इतने लेट क्यों आए हो। और एलन उन्हें सारा कुछ अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता है कि वो हंटिंग करने के लिए फॉरेस्ट में गया था, पर तुमने ऐसा क्यों किया। और एलन उनसे कहता है कि मैं रॉडन का बेटा हूँ, तो मुझे अपनी हंटिंग स्किल्स को धीरे धीरे इम्प्रूव करना होगा ताकि मैं टाइम आने पर लेडी सिसिल की जान बचा पाऊँ और उन्हें अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर पाऊँ। ये बात सुनते ही बैरन भी काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और बटलर उससे कहता है ओ अच्छा, अगर ये बात है तो हम तुम्हें हंटिंग परमिट दे देंगे, टेंशन मत लो। कहानी चेंज होती है और एलन दोबारा से जंगल में आ जाता है और वो ये सोचता है कि आज मुझे 100 गॉब्लिन्स का शिकार करना है। और तभी अचानक से उसका एक समन यहाँ पर आ जाता है और वो ये बताता है कि यहाँ से कुछ दूर कुछ इंसान जख्मी हैं। वो ये समझ जाता है कि पक्का वो कौन लोग हो सकते हैं और वो भागकर उस तरफ जाता है। ये इंसान जो कि एलन से पहले भी मिल चुका है वो काफी घायल है और एलन इन सभी की हेल्प करता है गॉब्लिन्स को जान से मारने में। और उसके साथ 2 लड़कियां भी
होती हैं। वो अपने साथी को देखकर काफी रो रही होती हैं, जिसका नाम है रेवन। वो उससे कहती है कि इसकी जान धीरे धीरे इसकी बॉडी से बाहर निकल रही है, प्लीज रेवन हमें छोड़कर यहाँ से मत जाओ। लेकिन तभी एलन अपनी मैजिकल बुक में से एक हीलिंग लीफ बाहर निकालता है और इन सभी को एक ही झटके में सही कर देता है। ये सारा काम खत्म करके एलन यहाँ से निकल रहा होता है, पर रेवन उससे कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है तो प्लीज मुझे तुम्हारा कर्ज चुकाने दो। एलन उससे कहता है अगर तुम सच में मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो इसके बारे में किसी को भी मत बताना। ये सारे लोग इस बात के लिए अग्री करते हैं और साथ में एलन से ये कहते हैं अगर तुम्हें फ्यूचर में हमारी कभी भी जरूरत पड़े तो तुम हमारे पास आ सकते हो, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। ये बोलते ही वो सारे यहाँ से निकल जाते हैं। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि एलन एक हॉकिन को समन करता है और वो उससे कहता है कि आसपास जाकर सारे के सारे गॉब्लिन्स पर नजर रखो कि वो कहाँ पर हैं। लेकिन वो ऐसा करने से मना कर रहा होता है और वो काफी सैड भी है क्योंकि वो पिछली बार इंसानों को बचा नहीं पाया था, जिससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये वाला हॉकिन इंसानों से काफी प्यार करता है। ये सारी बातें जानने के बाद एलन उसके सर पर हाथ रखता है और वो ये कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, अब से अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इससे ये हॉकिन भी काफी खुश हो जाता है। सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि सिसिल एलन के कंधों पर बैठी हुई होती है। एलन उससे पूछता है कि तुम ये क्या करना चाहती हो और वो ये कहती है कि स्प्रिंग में मेरा भाई यहाँ पर आने वाला है तो मैं उसके लिए काफी अच्छी कुकीज बनाना चाहती हूँ। लेकिन तभी ये दोनों ही डिसबैलेंस हो जाते हैं और पटाख से नीचे गिर जाते हैं। जब ये सारे बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो बैरन ये पूछते हैं अरे वाह ये चीज काफी अच्छी है, पर ये है क्या? तो सिसिल उन्हें बताती है कि डैड ये रैबिट का मीट है जो कि एलन ने हमारे लिए हंट किया था और उसी ने हमारे लिए बनाया है। ये सुनने के बाद बैरन एलन की काफी तारीफें करते हैं कि उसने ये खाना काफी अच्छा बनाया है। और तभी सीलिया का बड़ा भाई उससे ये कहता है क्या तुम अगली बार एक व्हाइट डियर का शिकार कर सकते हो? ग्रैनवेल उससे कहते हैं अरे ओए तुम ज्यादा जिद मत करो, तुम्हारी फरमाइशें बढ़ती ही जा रही हैं। पर एलन उसे कहता है अरे हाँ मैं ये कर सकता हूँ। कहानी चेंज होती है और हम ये देखते हैं कि एलन एक बर्फीली जगह में एक ट्रैप को सेट कर रहा होता है और तभी उसका वो पक्षी यहाँ पर आता है और एलन उससे पूछता है जो मैंने तुमसे कहा था क्या तुमने वो ढूंढ लिया? और वो पक्षी हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद वो एलन को लेकर अपने साथ चला जाता है। और तभी अचानक वो ये देखता है कि सामने वही व्हाइट डियर है, जिसके बाद वो अपने सारे फ्रॉक्स को समन कर लेता है जो कि उस व्हाइट डियर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और वो उनके ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ये डियर उन सारे फ्रॉक्स को कुचलने वाला होता है तो एलन उन सारे फ्रॉक्स को वापस बुला लेता है, यानी वो इस डियर को धीरे धीरे करके आगे ला रहा होता है। अब ऐसी वो आगे आते आते काफी आगे तक आ जाता है और लास्टली एलन के ट्रैप में फंस जाता है, जिसके बाद वो उसका काम 25 कर देता है, यानी कि उसे बड़ी आराम से मार देता है। फिर हमें दोबारा से कासल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे सोल्जर्स इस व्हाइट डियर को देखकर काफी डर रहे होते हैं। वो ये देखते हैं कि उनके सामने एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर है जो कि अपने आप हिल रहा है और वो आवाजें भी कर रहा है, यानी कि बातें कर रहा है। ये सारे उसे मारने के लिए रेडी हो जाते हैं और अपने अपने स्पीयर्स को बाहर निकाल लेते हैं। पर तभी अचानक से एलन उसके नीचे से बाहर आता है और वो ये कहता है अबे ओए इसे मैंने हंट किया है। बैरन भी जैसे यहाँ पर आते हैं वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं और थॉमस अपनी मॉम से कहता है कि अब हम एक काफी खतरनाक पार्टी कर पाएंगे, काफी मजा आएगा। ये सारा कुछ देखकर बैरन अपने बटलर से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि इस बच्चे के पास कोई भी टैलेंट नहीं है तो इसने एक सी रैंक मॉन्स्टर को आखिरकार मारा कैसे? पक्का कोई न कोई तो बात है इस बच्चे में। पर ये सारी बातें उसके सर के ऊपर से भी बाहर जा रही होती हैं और वो बस ये कहता है यस सर। इस तरफ हम ये देखते हैं कि एलन बटलर के सामने खड़ा हुआ होता है और बटलर उससे कहता है कि बैरन ने तुम्हारे लिए एक न्यू ऑर्डर दिया है कि आज से तुम हंटर बनोगी और रॉयल फैमिली के लिए सारा का सारा मीट कलेक्ट करोगे, वो भी हंट करके। और ये बात मैं आपको साफ साफ बता दूं कि आप लॉर्ड बैरन की पर्सनल हंटमैन होंगे। एलन भी ये सारा कुछ सुनने के बाद काफी खुश हो जाता है और वो ये कहता है अरे वाह क्या मैं आज से ही स्टार्ट कर सकता हूँ? पर बटलर उससे ही कहता है कि तुम्हें ये काम रोज रोज नहीं करना है, तुम इससे पहले जो काम कर रहे थे तुम्हें बस वही करना है और ये जो हंटिंग का काम है उसके बारे में हम तुम्हें बता देंगे जब तुम्हारी जरूरत होगी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद एलन थोड़ा सा निराश हो जाता है और उसके पास कोई और दूसरा चारा भी नहीं होता। फिर हमें न्यू ईयर का टाइम दिखाया जाता है और सिसिल का बड़ा भाई भी यहाँ पर आ चुका है। एलन ये बताता है कि ये इंसान 14 साल का हो चुका है और काफी अच्छी पोस्ट पर है। एलन उसके पास जाता है और वो ये कहता है कि मेरा नाम है एलन, ये सारा सामान आप मुझे दे दो, मैं इसे संभाल लूंगा। सिसिल अपने भाई को ये बताती है कि ये मेरा सर्वेंट है और साथ में एक हंटमैन भी। जैसे वो ये सुनता है तो वो भी काफी शॉक्ड हो जाता है कि सच में लगता है तुम्हारे पास काफी अच्छा टैलेंट है।
अब इसका भाई इसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है जो कि एक प्यारी सी बटरफ्लाई होती है। जैसे ही सिसिल इसे देखती है तो वो भी काफी खुश हो जाती है और अब वो दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं और एलन उन दोनों को ही जाते हुए देख रहा होता है और उसे भी अपनी फैमिली की याद आनी शुरू हो जाती है। जिसके बाद एलन कुछ चीजों को हंट करके यहाँ पर लाया होता है और शेफ उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। अरे वाह मामा मिया, इससे तो खाने का स्वाद काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। रिकल उसे बताता है कि मिहाई और जीनोफ की एक फ्रेंडली बैटल चल रही है, जिसके बाद हमें उन दोनों की फाइट दिखाई जाती है और वो दोनों काफी अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं और एलन भी यहाँ पर आ जाता है और जैसी मिहाई उसे देखता है तो वो ये कहता है कि मैं इसके साथ भी एक डुएल करना चाहता हूँ। बाकी सब भी उसे खड़े हुए देख रहे होते हैं पर वो कुछ भी कह नहीं सकते। जिसके बाद जीनोफ एलन को अपनी शॉट देता है और इन दोनों के बीच में एक मैच स्टार्ट हो जाता है और ये दोनों ही एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं, यानी कि एलन भी कुछ कम नहीं है और न ही मिहाई। लेकिन देखते ही देखते मिहाई उसके ऊपर भारी पड़ना शुरू हो जाता है पर एलन भी कम नहीं है, वो उसकी स्पीड को मैच कर लेता है और उसके सारे अटैक से काफी आराम से डॉज करना शुरू कर देता है। मिहाई की मॉम उसे देखकर थोड़ी सी परेशान हो रही होती है पर जीनोफ उनसे कहता है कि मिहाई स्वॉर्ड एकेडमी में 1 साल तक ट्रेनिंग कर चुके हैं तो आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और आखिरकार ये मैच खत्म हो जाता है और मिहाई इसमें जीत जाता है। जिसके बाद उसकी दोनों ही बहनें उसकी काफी तारीफें कर रही होती हैं। अरे मिहाई बड़े भाई तुम काफी अच्छे हो। एलन ने भी अपनी हार को स्वीकार कर लिया होता है कि वो मिहाई से हार चुका है। अब जब भी दोबारा से यहाँ पर आओगे तो मेरे साथ डुएल करना। अरे हाँ वो बात तो सही है, लेकिन तब तक तुम मेरी बहन और भाई का ख्याल रखो। इन दोनों में दोस्ती हो जाती है पर एलन ये सोचता है अगर मैं इसी स्पीड से ग्रो करता रहा तो पक्का मैं बस सिसिल का सर्वेंट बनकर रह जाऊंगा। जिसके बाद मिहाई यहाँ से चला जाता है और सारे लोगों से गुड बाय कर देते हैं। इस तरफ बैरन और विस्काउंट कर्नल आपस में काफी ठहाके लगाकर बातें कर रहे होते हैं। रिकल ये बताता है कि विस्काउंट के पास बैरन से भी काफी ज्यादा पावर्स हैं, पर एलन उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मुझे दाल में कुछ न कुछ काला लग रहा है, पर मैं इसके बारे में सही से बता नहीं सकता। इस तरफ ही विस्काउंट इस बोर के मीट को काफी चाव से खा रहा होता है क्योंकि ये इसी जगह पर हंट किया जाता है और यहीं पर मिलता है, तो इसे ये खाने में काफी अच्छा लग रहा होता है। अरे वाह वाह मजा आ रहा है। जिसके बाद रिकल ये बताता है कि व्हाइट ड्रैगन माउंटेन इन दोनों के बीच में बटा हुआ है, यानी कि बैरन और कर्नल के बीच में, और इन दोनों के इलाकों में ही 6 लैंड माइन्स लगे हुए हैं और इसीलिए इन दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं वो कुछ ज्यादा खास नहीं है। पर ये दोनों ही उस व्हाइट ड्रैगन को पाना चाहते हैं, लेकिन वो किसी के भी हाथ नहीं आता क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जिस जगह पर वो ड्रैगन है उस जगह पर काफी सारे हीरे मोती और जवाहरात हैं। अगर वो किसी को भी मिल जाए तो वो रातों रात करोड़पति बन सकता है, तो इसीलिए कोई भी वहाँ जाना नहीं चाहता और सभी की वहाँ जाने से काफी फटती है। फिर हमें दोबारा से उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि अब भी खाते हुए बातें कर रहे होते हैं। वैसे विस्काउंट तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुमने मुझे बताया नहीं। अरे हाँ मैं खाने में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया था तो वो बात मेरे दिमाग से बाहर निकल गई, पर ये खाना सच में काफी टेस्टी है। मैं यहाँ पर आपको अपनी बेटी के बारे में बताने के लिए आया हूँ जो कि कुछ टाइम पहले अप्रेजल सेरेमनी में गई थी। एलन भी खड़ा हुआ इन दोनों की ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे ये बात याद आती है कि अप्रेजल सेरेमनी आ चुकी है और उसका छोटा भाई भी उसके अंदर जाने वाला है जो कि एक स्पीयर यूजर है और वो प्रे करता है कि उसका भाई इसके अंदर पास हो जाए। अब ये विस्काउंट काफी हंसते हुए ये कहता है कि मेरी बड़ी बेटी उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। और जैसे एलन ये सुनता है तो उसे ये बात समझ नहीं आती कि वो ये बात बताते हुए इतना मुस्कुरा क्यों रहा है। अब विस्काउंट बैरन के ऊपर ताना मारते हुए ये कहता है वैसे तुम्हारे 2 बच्चों में काफी टैलेंट है पर एक के पास कोई भी टैलेंट नहीं है, ये कितनी बेकार बात है। और इससे बैरन काफी गुस्सा हो जाते हैं। क्या तुम ये सारी बातें करने के लिए यहाँ पर आए हो और तुम्हें ये सारी बातें करने का कोई भी हक नहीं है। इन दोनों की बातें सुनते हुए एलन ये समझ जाता है कि कंपटीशन हर जगह पर है, चाहे वो लोअर लेवल पर हो और चाहे वो इन दोनों के बीच में। और फिर वो विस्काउंट यहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और एलन अपने साथियों के साथ बैठा हुआ होता है और ये सारे के सारे हंटर्स हैं। ये सारे अब काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं क्योंकि एलन ने इन सभी की जान बचाई थी और एलन उनसे कहता है कि अब हम सारे मिलकर एक काफी बड़ा काम कर सकते हैं जो काफी खतरनाक होगा। हम सारे मिलकर 10,000 गॉब्लिन्स को चांद से मारने वाले हैं। रेवन उससे कहता है क्या तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो। एलन उससे कहता है काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बिना ट्राई किए पता नहीं लगा सकते और जिस काम में रिस्क नहीं है उसमें क्या मजा। जिसके बाद ये सारे एलन की ड्रेस को डिसाइड करने में लग जाते हैं और वो इस ड्रेस को पहनकर क्रिश की तरह भाग रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर के ऊपर जाती है जो कि आराम से घोड़े बेचकर सो रहा होता है
और वो ये बात काफी अच्छे से जानता है कि ये सामने वाला मॉन्स्टर काफी खतरनाक है, जिसे हराने के लिए उसे कोई न कोई स्ट्रेटेजी लगानी होगी। जिसके बाद वो अपने काफी सारे टाइगर्स को यहाँ पर समन करता है और ये सारे इस मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं और उसे काफी आराम से जान से मार देते हैं। और तभी हम ये देखते हैं कि एलन के सामने एक काफी बड़ी चींटी आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। अबे ओए, अबे ओए, अबे ओए, और वो इसे भी डर के मारे जान से मार देता है। अब वो अपनी ग्रीमोर में ये देखता है कि उसके लेवल्स पहले के मुकाबले काफी गुना बढ़ चुके हैं, यानी कि उसके स्टैट्स पहले से बूस्ट हो चुके हैं। अब अगली सीन में एलन सीसिल के साथ बैठा हुआ होता है और वो उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आए हुए 1 साल हो चुका है और अब तुम मेरे साथ कहीं पर भी आ जा सकते हो। जिसके बाद हम एक बूढ़े इंसान को देखते हैं जो कि सीसिल का प्रोफेसर है और वो एलन से ये कहता है, एलन पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। और वो ये कहता है कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि स्पेल को कैसे कास्ट करते हैं। और जैसे सीसिल ये सुनती है तो वो उसके ऊपर काफी गुस्सा करना शुरू कर देती है कि तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है और तुम चाहते हो कि तुम स्पेल को कास्ट करो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, कभी कभी हार्ड वर्क टैलेंट को भी बीट कर देता है। जिसके बाद एलन का टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और वो मैजिक करने का काफी ट्राई कर रहा होता है पर उससे कुछ भी नहीं होता, यानी कि वो फेल हो जाता है। तो भाई देखना ये है कि सच में एलन अपनी मेहनत के बल पर स्पेल को कास्ट कर पाएगा और क्या वो मैजिक को सीख सकता है और क्या वो सभी को गलत साबित कर पाएगा कि वो टैलेंटलेस होने के बावजूद भी ये सारा कुछ कर सकता है।